गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 10 पॉपुलेशन इंटरेक्शंस हम पढ़ रहे हैं और लास्ट लेक्चर में देखिए आपने कंप्लीट किया है प्रीडेशन। अब इसके बाद में पैरासिटिज्म, कॉम्पिटिशन एंड एमेंसेलिज्म हम डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट नेगेटिव इंटरेक्शन आपके पास है सेकंड, जिसको मैं यहाँ मेंशन कर सकता हूँ सीधे ही, क्योंकि इससे पहले आप नेगेटिव इंटरेक्शंस जो हैं उनका डिस्क्रिप्शन डिस्कस कर चुके हैं। पैरासिटिज्म जो है ये एग्जैक्टली रिलेशनशिप ऑफ द रिलेशनशिप और रिलेशनशिप के बजाय एसोसिएशन या फिर आप कहेंगे इंटरेक्शन तो ज्यादा ठीक रहेगा, इंटरेक्शन, क्योंकि रिलेशनशिप थोड़ा सा इसलिए ठीक नहीं है बिकॉज रिलेशनशिप लिखने का मतलब एक पॉजिटिव जो जेस्चर है वो आना चाहिए, लेकिन यहां डेट्रीमेंटल रिलेशनशिप इसको हम कह पाते हैं, ये डेट्रीमेंटल इंटरेक्शन है। तो रिलेशनशिप और इंटरेक्शन इन बिटवीन होस्ट एंड पैरासाइट, in between host and parasite. Clear? So students यहां देखिए क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म होस्ट है, इस होस्ट पर कोई एक पैरासाइट इंटरेक्ट होता है, तो ये रिलेशनशिप होस्ट और पैरासाइट के बीच का रिलेशनशिप है जिसमें होस्ट ऑलवेज हार्म्ड होगा, हार्म्ड, क्लियर, और पैरासाइट ऑलवेज बेनिफिटेड होगा। तो ये जो रिलेशनशिप हुआ, दिस रिलेशनशिप इज बेनिफिशियल फॉर द पैरासाइट एंड डेट्रीमेंटल फॉर द होस्ट। तो यहां मेंशन हम कर सकते हैं द रिलेशनशिप इज द डेट्रीमेंटल फॉर होस्ट। होस्ट के लिए जो एसोसिएशन है ये डेट्रीमेंटल होगा, ये जो रिलेशनशिप है ये डेट्रीमेंटल होगा। अब रिलेशनशिप के साथ डेट्रीमेंटल आप बोल रहे हैं तो वो क्वाइट ऑब्वियस है, नेगेटिव इंटरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए पैरासिटिज्म जो है उसको डिफाइन अगर किया जाए तो क्या है, तो आप ये कहेंगे ए पैरासाइट विल स्पेंड ए स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन, कोई एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन, कोई भी जो पैरासाइट है वो एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन, और आप कहेंगे होल लाइफ, अपना कंप्लीट जो लाइफ स्पैन है ये किसी एक होस्ट की बॉडी पर या बॉडी में कंप्लीट करे। सो ए पैरासाइट विल स्पेंड ए स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन और होल लाइफ ऑन और इन द बॉडी ऑफ होस्ट। जो होस्ट है उसकी बॉडी पर या होस्ट की बॉडी में। तो एग्जैक्टली स्टूडेंट्स हमारे पास दो की पॉइंट्स इसमें स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं, ऑन और इन। ए स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन और द होल लाइफ, क्लियर, विल स्पेंड, जो पैरासाइट होगा वो या तो अपने लाइफ साइकिल का, अपने लाइफ स्पेन का एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन वहां स्पेंड करेगा, या फिर आप कह रहे हैं कंप्लीट लाइफ स्पेंड करेगा ऑन और इन द बॉडी ऑफ होस्ट, क्लियर। और ये जो है वो पैरासिटिज्म को डिफाइन करता है, ये डिफाइन करता है पैरासिटिज्म को, ठीक है। तो यहां से देखिए पैरासिटिज्म जो है वो अपने आप में होस्ट और पैरासाइट का एक इंटरेक्शन है जिसमें पैरासाइट होस्ट की बॉडी पर या होस्ट की बॉडी में अपने लाइफ स्पेन का एक डेफिनेट टाइम पीरियड, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड, या फिर आप कह सकते हैं कंप्लीट लाइफ स्पेन स्पेंड करता है, ठीक है। फिर देखिए पैरासाइट्स जो हैं, इन पैरासाइट्स के लिए बच्चों आप ये कह सकते हैं पैरासाइट्स आर होस्ट स्पेसिफिक, यूजुअली होस्ट स्पेसिफिक होते हैं ये, या फिर इसके लिए आप एक टर्म और यूज कर सकते हैं, मोस्टली द पैरासाइट्स आर द होस्ट स्पेसिफिक। होस्ट स्पेसिफिकेशन जो है वो पैरासाइट्स में होता है, और ये जो होस्ट स्पेसिफिकेशन है वो ही इस रिलेशनशिप को, इस इंटरेक्शन को, इस एसोसिएशन को स्पेसिफिक रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो देखो इस स्पेसिफिकेशन से बेनिफिट क्या हुआ, जैसे मान लीजिए होस्ट ए है और पैरासाइट बी है, यहां ए और बी ऑर्गेनिज्म का जो इंटरेक्शन है, द इंटरेक्शन इन बिटवीन ए एंड बी, तो ये ए और बी ऑर्गेनिज्म का जो इंटरेक्शन है, इस इंटरेक्शन का बेनिफिट ये है कि ये दोनों को इवॉल्व होते हैं, देखो इवॉल्व, साथ साथ इवॉल्व होते हैं।
यहां होस्ट ऑलवेज काउंटर एक्शन करता है, जबकि पैरासाइट जो है वो अपने आप में उससे ओवरकम करने के लिए कुछ डिफेंस मैकेनिज्म क्रिएट करता रहता है। आप कहेंगे पैरासाइट जो है, ये पैरासाइट काउंटर एक्ट करता है, लेकिन उससे पहले होस्ट इवॉल्व सम एडवांस, या फिर आप कह सकते हैं सम डिफेंस, ठीक है, होस्ट कुछ डिफेंस इवॉल्व करता है, while पैरासाइट काउंटर देम। तो इस तरीके से इनका जो इंटरेक्शन है वो और स्पेसिफाई होता चला जाता है। इनके इंटरेक्शन में आप कह सकते हैं स्पेसिफिकेशंस स्टूडेंट्स आते चले जाते हैं, ठीक है। तो देखिए पैरासिटिज विद द रिलेशनशिप और इंटरेक्शन इन बिटवीन द होस्ट एंड पैरासाइट, क्लियर। उसके बाद देखिए अगली बात, जो पैरासाइट है वो इस होस्ट से क्या लेता है, तो ये रिलेशनशिप क्यों हुआ, इस रिलेशनशिप का ऑब्जेक्टिव अगर मैं डिटेक्ट करूं, ऑब्जेक्टिव, तो ये बच्चों आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहली रिक्वायरमेंट आप कह सकते हैं फूड मटेरियल और न्यूट्रिशन यहां हो सकती है, फूड मटेरियल और न्यूट्रिशन, ठीक है, कांटेक्ट में आता है, वहां से कुछ फूड मटेरियल और न्यूट्रिशन लेता है, सरवाइव करता है। इसके साथ साथ दूसरी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट जो है, जो इस केस में ज्यादा पॉसिबल है, दैट विल बी द अकोमोडेशंस और शेल्टर और स्पेस। तो अपनी लाइफ स्पैन जो है उसको पूरा करने के लिए, लाइफ स्पैन के किसी स्पेसिफिक पार्ट को पूरा करने के लिए अकोमोडेशंस जो पैरासाइट रिक्वायर करता है, ये अकोमोडेशंस आप कह सकते हैं कौन उसको प्रोवाइड करवाएगा, होस्ट, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप इसलिए भी हुआ। कई बार आप ये कह सकते हैं जो पैरासाइट है, स्मॉल ऑर्गेनिज्म्स होते हैं बेसिकली, ये पैरासाइट जो है वो ऑलवेज आप कहेंगे एज कंपेयर टू द होस्ट स्मॉल ऑर्गेनिज्म होने चाहिए या होंगे। तो ये ऑर्गेनिज्म अपने आप को मल्टीप्लिकेट करने के लिए साइट ऑब्टेन करना चाहते हैं, तो आप ये देख सकते हैं साइट फॉर मल्टीप्लिकेशन, साइट फॉर मल्टीप्लिकेशन। जो मल्टीप्लिकेशन है उस मल्टीप्लिकेशन का साइट एग्जैक्टली ये जो है वो डिटेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इनके बीच एक इंटरेक्शन स्टैब्लिश होता है। अब जैसे ही किसी पर्टिकुलर होस्ट में पैरासाइट स्टैब्लिश हुआ, पैरासाइट स्टैब्लिश होने के बाद में स्पेसिफिकेशंस वहां क्या क्या क्रिएट होते हैं, तो इस पे हम बात कर लेते हैं। अडेप्टेशन बाय द पैरासाइट्स और स्पेसिफिकेशन बाय होस्ट, दोनों अलग अलग बातें हम करेंगे। तो सबसे पहले adaptations by parasites। देखिए कोई भी पैरासाइट किसी होस्ट की बॉडी के साथ इंटरेक्ट होता है या होस्ट में आता है, तो होस्ट उसको एक ससेप्टिबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। होस्ट उसको ससेप्टिबिलिटी स्टूडेंट्स प्रोवाइड करेगा, और ससेप्टिबिलिटी प्रोवाइड करेगा तो इसके अंदर एंटर हो जाएगा। तो जस्ट आफ्टर द ससेप्टिबिलिटी, फर्स्ट ऑफ ऑल आप कह सकते हैं द पैरासाइट विल लॉस द सेंसरी ऑर्गन्स या सेंस ऑर्गन्स, ठीक है, क्योंकि इनकी ज्यादा रिक्वायरमेंट उसको है नहीं। जब होस्ट की बॉडी में एंटर कर गया है, होस्ट के साथ स्टेब्लिश हो जाएगा, तो उसके बाद में सेंस ऑर्गन्स की उसको ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। सेकंड वन आप कह सकते हैं देयर विल बी द लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका भी वो लॉस कर देगा। क्योंकि देखो क्या करना है, होस्ट के साथ इंटरेक्ट होकर इसको एग्जैक्टली इस पैरासाइट को यहां से सीधे न्यूट्रिशन ऑब्टेन करना है, इसलिए आप ये कह सकते हैं ये अपना डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसको लॉस कर देगा। अगला मैंने जैसे अभी कहा था, साइट जो है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए ऑब्टेन करना चाहता है, तो अपनी रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटीज को ये एनहांस करेगा। रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटीज, रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटीज जो है, इन रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटीज को क्या कर लेगा, ये बढ़ा लेगा। मतलब ओवरऑल पैरासाइट जो है बच्चों, वो अपने बायोटिक पोटेंशियल, अपने बायोटिक पोटेंशियल को क्या करता है, एनहेंस करता है, जिससे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, या फिर आप कह सकते हैं अपना जो पॉपुलेशन है उसको कंटिन्यूसली इंक्रीज करें, ठीक है। तो अपनी रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी और एफिशिएंसी जो है उसको अल्टीमेटली ये बढ़ा लेता है।
इसके अलावा जो पैरासाइट्स है वो सकिंग ऑर्गन्स और अडेसिव ऑर्गन्स जो है उनकी प्रेजेंस मेंटेन रखता है। ठीक है, तो अगला आप मेंशन कर सकते हैं प्रेजेंस ऑफ एडहेसिव ऑर्गन्स और सकिंग ऑर्गन्स। ठीक है, तो प्रेजेंस ऑफ द एडहेसिव और सकिंग ऑर्गन्स जो है उनको ये मेंटेन रखता है, उनकी प्रेजेंस को मेंटेन रखता है, बिकॉज यहां आपको पता है ये एडहेसिव प्रॉपर्टी उसके लिए रिक्वायर्ड है होस्ट में कहीं भी बॉडी पर इन और ऑन, और साथ में सकिंग ऑर्गन्स जो हैं वो भी रिक्वायर्ड है, जिससे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट ये गेन करता रहे। अब देखिए जो इन और ऑन हमने यहां डिस्कस किया था, इसके बेसिस पे पैरासाइट्स को हम कैटेगराइज कर लेते हैं। ये आप कहते हैं एक्टोपैरासाइट्स। और स्टूडेंट्स एक्टोपैरासाइट्स वो होंगे जो सर्वाइव करेंगे ऑन द बॉडी ऑफ होस्ट। तो आप इसमें कहेंगे दीज एक्टोपैरासाइट्स विल सर्वाइव ऑन द बॉडी ऑफ होस्ट, विल सर्वाइव ऑन बॉडी ऑफ होस्ट। जो होस्ट है उसकी बॉडी पर ये सर्वाइव करेंगे। यहां से स्पेसिफिकेशन आप डिटेक्ट करिए, दे विल लेस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जो एंडोपैरासाइट्स हैं वो अंदर एंटर कर गए हैं, बॉडी में स्टेब्लिश हो गए, तो उनका जो लाइफ साइकिल है एंडोपैरासाइट्स का वो मोर कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो अगला देखिए आप, एंडोपैरासाइट्स, और ये जो एंडोपैरासाइट्स हैं, ये एंडोपैरासाइट्स आप कहेंगे विल सर्वाइव within the body of host, within body of host, within the body of host। और स्टूडेंट्स विद इन बॉडी ये सर्वाइव जब करते हैं तो देखो, जैसा एक स्पेसिफिकेशन मैंने अभी आपसे डिस्कस किया, वो क्या था, एक्टोपैरासाइट्स जो होंगे लाइफ साइकिल लेस कॉम्प्लेक्स होगी। ठीक है, दे विल रिप्रेजेंट लेस कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल। ठीक है, लाइफ साइकिल इनका लेस कॉम्प्लेक्स होगा, कॉम्प्लेक्सिटी कंपैरेटिवली आप कह सकते हैं कम होगी। जबकि जो एंडोपैरासाइट्स हैं इसमें आप कहेंगे जो लाइफ साइकिल है वो मोर कॉम्प्लेक्स होगी, लाइफ साइकिल मोर कॉम्प्लेक्स। ठीक, लाइफ साइकिल ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्स होगी। एक्टोपैरासाइट्स वगैरह आप बहुत सारा पढ़ते हैं, टिक्स ऑन डॉग्स, लाइसेज इन ह्यूमन, ये सब आपको दे रखा है एनसीईआरटी ने भी। देखिए, आप कह सकते हैं टिक्स ऑन डॉग्स, लाइसेज इन ह्यूमन स्कल पर आपको पता है टिक्स जो हैं उनकी प्रेजेंस होती है। तो ये हमारे पास एक्टोपैरासाइट हुए जो ऑन द बॉडी ऑफ होस्ट सर्वाइव करते हैं। हाँ जी, तो देखिए एंडोपैरासाइट, उसके बाद आप कह सकते हैं जैसे बॉडी के डिफरेंट जो पार्ट हैं, आप कह सकते हैं लीवर, लंग्स, किडनी। ठीक है, इन सब पार्ट्स में, इसके अलावा सेल्स जो हैं आरबीसी वगैरह, इनमें इंटेस्टाइन वगैरह हैं, इनमें आप कहेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रोब्स जो हैं वो सर्वाइव करते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। एक्टोपैरासाइट्स में भी कुछ एग्जांपल्स और आप ऐड कर सकते हैं, जैसे कॉपपॉड्स ऑन मैराइन फिशेज, ये स्टूडेंट्स एनसीईआरटी ने लिखा है, मैराइन फिश और फिशेज। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखें तो देखिए कस्कुटा एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। कस्कुटा एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, और ये बच्चों एक्टोपैरासाइट है, कंप्लीट एक्टोपैरासाइट या कंप्लीट पैरासाइट है, सॉरी, कंप्लीट पैरासाइट है, पूरी तरीके से न्यूट्रिशन प्लांट से ही लेता है। कस्कुटा एग्जाम में क्वेश्चन भी आ चुका है, अमरबेल इसको आप कहते हैं, ये भी कई बार हो सकता है लिख के पूछ ले आपसे। ठीक है, पूरे प्लांट को आप कह सकते हैं कैप्चर कर लेता है, फिलामेंटस स्ट्रक्चर बनती हैं येलोइंग फॉर्म की। तो ये जो क्लोरोफिल को लैक करता है, ये फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी नहीं कर पाता और प्लांट्स पर पैरासाइट होता है, कंप्लीट पैरासाइट है।
ठीक है, क्योंकि प्लांट्स में रूट पैरासाइट और स्टेम पैरासाइट और इस तरीके से डिफाइन है, तो कस्कुटा जो है वो कंप्लीट पैरासाइट के फॉर्म में प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। तो ये एक तरीके से एंडोपैरासाइट्स और एक्टोपैरासाइट्स जो है उनकी कुछ डिटेल है। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक पैरासाइट्स आपको दे रखे हैं या पैरासिटिव से रिलेटेड स्पेसिफिकेशंस दे रखे हैं, एग्जांपल्स दे रखे हैं, वो इस पैरासिटिव के लास्ट में मैं डिस्कस आपसे करूंगा। अब देखिए यहां हम बात कर लेते हैं जो पैरासाइट्स हैं उनके होस्ट पर क्या इंपैक्ट है। आपने उनके स्पेसिफिकेशन या एडेप्टेशंस तो देख लिए कि ये इस तरीके से एडेप्टेशंस जनरेट कर लेते हैं या ये एडेप्टेशंस इसमें आ जाते हैं, तो इसमें क्या क्या इसके जो हैं वो इंपैक्ट है। तो देखिए टाइटल मेंशन कर लें आप, इंपैक्ट ऑफ पैरासाइट ऑन होस्ट। होस्ट पर क्या ये नेगेटिव इंपैक्ट डालता है, क्या डेट्रीमेंटल इंपैक्ट है, क्योंकि आपने ये पढ़ रखा है कि डेट्रीमेंटल है ये रिलेशनशिप किसके लिए, होस्ट के लिए, जबकि पैरासाइट्स के लिए ये फायदेमंद है, बेनिफिशियल है। इंपैक्ट ऑफ पैरासाइट ऑन होस्ट, इंपैक्ट ऑफ पैरासाइट्स ऑन होस्ट। देखिए सबसे पहली बात तो आप ये कह सकते हैं कि ये इसके लाइफ साइकिल को, लाइफ स्पैन को रिड्यूस कर देगा, सर्वाइवल उसका रिड्यूस कर देगा। तो आप ये कहेंगे इट विल रिड्यूस द सर्वाइवल, इट विल रिड्यूस द सर्वाइवल, सर्वाइवल को रिड्यूस कर सकता है। इसके अलावा आप कहेंगे जो होस्ट की एग्जैक्टली ग्रोथ एंड डेवलपमेंटल प्रोसेस है, रिड्यूस ग्रोथ एंड डेवलपमेंटल प्रोसेस, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ होस्ट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द होस्ट। इसमें स्पेसिफिकली डेवलपमेंटल प्रोसेस में ही हम कह सकते हैं जो रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी है या जो रिप्रोडक्शन है, इस रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी और रिप्रोडक्शन को स्टूडेंट्स ये रिड्यूस कर देगा। और आप ये जानते हैं इकोलॉजी में जो है वो सर्वाइवल का या बेस्ट सर्वाइवल का सबसे बड़ा जो कंसेप्ट है वो बायोटिक पोटेंशियल या रिप्रोडक्शन ही है, सबसे बड़ा जो बेसिस है वो यही है। ठीक है, अब रिप्रोडक्शन को अगर ये इंपैक्ट में लाता है, रिप्रोडक्शन पे इफेक्ट लाता है, तो ऑब्वियस है डिक्रीज द पॉपुलेशन डेंसिटी। जो होस्ट हैं इनकी पॉपुलेशन डेंसिटी को स्टूडेंट्स ये क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। ऑल्सो डिक्रीज, ऑल्सो रिड्यूस द पॉपुलेशन साइज और पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, अब इसके बाद देखो क्या कर रहा है, ये लगातार होस्ट से अपना न्यूट्रिशन ले रहा है, उसकी बॉडी पर सर्वाइव कर रहा है, तो एक तरीके से उस होस्ट को ये कंटिन्यूअसली वीक किए जा रहा है। एनसीईआरटी मेंशन करती है कि वो उसको वीक करते हुए वल्नरेबल टू एक्सटिंक्शन या फिर डेथ ले जाता है। ठीक है, तो हम यह मेंशन कर सकते हैं जो है ये होस्ट को बनाता है मोर वल्नरेबल, vulnerable to become extinct। एक तो एक्सटिंक्शन भी आप कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे अगर खाए जाए, बहुत सारे जो हैं वो अगर पैरासिटिज्म के केस बढ़ेंगे तो एक्सटिंक्शन की तरफ जा सकता है, लेकिन ये बहुत लेट अप्रोच आपकी होनी चाहिए। मोर वल्नरेबल यहां जो है वो ज्यादा बेटर आप लिखेंगे तो होगा प्रीडेशन, मतलब प्रीडेशन के लिए ज्यादा वल्नरेबल या ज्यादा इजीली सुटेबल उसको क्यों बना रहा है, बाय मेकिंग इट वीक। More vulnerable to predation by making it weak। इसको कमजोर करते हुए, इसको स्टूडेंट्स कमजोर करते हुए जो है वो ये क्या करता है, इसको आप कहेंगे मोर वल्नरेबल टू द प्रीडेशन कर देता है। और फर्दर अगर चलता रहा ऐसे ही तो आप कह सकते हैं कि इसमें जा सकता है एक्सटिंक्शन में, लेकिन ये एक्सट्रीम कंडीशन है, इसको बहुत शुरू में या इनिशियली आप इन्वॉल्व नहीं करें, एक्सट्रीम स्टेज पे जाके ऐसा हो सकता है। उसके बाद आप ये कहेंगे ये जो अकरेंस है होस्ट की, क्या आइडल होस्ट नहीं हो सकते हैं, आइडल होस्ट। तो आइडल होस्ट बेसिकली नेचर में एग्जिस्टेंस में नहीं मिलेंगे या नहीं है, और अगर देखें भी आप तो जैसे बैक्टीरिया इश्रिचिया कोलाई को इंटेस्टाइन में हम डिस्कस करते हैं, ह्यूमन इंटेस्टाइन, तो शेल्टर और स्पेस के हिसाब से वो वहाँ प्रेजेंट है, और साथ में आप कह सकते हैं कि जो ह्यूमन है उसको बेनिफिशियरी फॉर्म में वो रखता भी है।
तो ये नेगेटिव या डेट्रीमेंटल रिलेशनशिप में हम इसको काउंट नहीं करेंगे। एग्जैक्टली आइडल होस्ट अगर हो गया तो जो आइडल पैरासाइट अगर हो गया, आइडल होस्ट पैरासाइट, अगर आइडल पैरासाइट अगर हो गया तो स्टूडेंट्स फिर क्या, जो इम्यूनिटी चेक है वो इम्यूनिटी चेक नहीं हो पाएगा। इसका बड़ा बेनिफिट है कि जैसे कोई भी पैरासाइट आपकी बॉडी के कांटेक्ट में आता है, बेसिकली जो पैथोजन पैरासाइट है वो कांटेक्ट में आता है, तो आपका इम्यून सिस्टम चेक होता है। तो एक तरीके से जो इम्यून चेक है, ये इम्यून चेक या इम्यून सिस्टम का जो चेक किए जाने का प्रोसेस है, ये इम्यून चेक गड़बड़ हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। कब? जब पैरासाइट्स क्या हो जाएंगे, आइडल। ठीक है, आइडल पैरासिटिज्म अगर डेवलप हुआ तो ऐसा हो जाएगा, या ऐसा होने की पॉसिबिलिटी जो है वो स्टूडेंट्स बढ़ जाएंगी। ठीक है, अब देखो कुछ एग्जांपल्स आपको डिस्कस करनी चाहिए। एक जैसे हमें दे रखा है ब्रूड पैरासिटिज्म। ठीक है, कॉयल जो है कुको लेज इट्स एग्स इन द क्रॉज नेस्ट, कोयल कौवे के घोंसले में अंडे देती है, तो वो ब्रूड पैरासिटिज्म का एग्जांपल है। उसमें क्या है, कौवा बेचारा उसको लगा रहता है प्रोटेक्ट करने में, उनको बचाने में, अपना समझकर किसी दूसरे के बच्चे पाल रहा है, एक तरीके से ऐसा हो रहा है। ठीक है, बाद में उसको पता लगता है कि इसके नहीं है, लेकिन यहां ये ब्रूड पैरासिटिज्म आया कैसे, तो जो एग्स हैं, द कुकोज एग्स आर रिजेंबल विद द एग्स ऑफ क्रो, तो वो शेप, साइज और मॉर्फोलॉजी और कलर अपीयरेंस में उसके जैसे ही उसको दिखाई देते हैं, इसलिए वो ऐसा करता है। तो इससे इसको ब्रूड पैरासिटिज्म आप बोलते हैं, जिसमें जो होस्ट है उस क्रो को आप काउंट करेंगे, जिसको अपनी एनर्जी लगानी पड़ी, लाइफ स्पेन का एक पार्ट लगाना पड़ा, केयर टेकर की तरह लगा रहा वो, तो उसको नुकसान हुआ, और एग्जैक्टली क्यूको जो है उसको बेनिफिट यहां से गेन हुआ। तो 2-3 एग्जांपल्स हैं लास्ट, उनको मैं आपसे यहां डिस्कस कर रहा हूं। ये हटा देता हूं, इंपैक्ट ऑफ पैरासाइट्स ऑन द होस्ट। एक तरीके से एनसीईआरटी जो है उसकी कंप्लीट डिटेल, उनके स्टेटमेंट्स और एग्जांपल्स हम डिस्कस यहां कर रहे हैं, जिससे आपको एनसीईआरटी सेपरेटली नहीं पढ़नी पड़ेगी। फिर भी आप लेक्चर जब भी देखें साथ में एनसीईआरटी पढ़ लें, तो आपके लिए तुरंत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, बहुत इजीली आप सारा क्लियर कर पाएंगे। तो देखो एक एग्जांपल तो हम डिस्कस कर लेते हैं पहले, ब्रूड पैरासिटिज्म का। ठीक है, आप टाइटल मेंशन कर लें स्टूडेंट्स, ब्रूड पैरासिटिज्म। ब्रूड पैरासिटिज्म यहां कहा गया, इट इज द काइंड ऑफ द पैरासिटिज्म, इट इज ऑल्सो द काइंड ऑफ पैरासिटिज्म। मतलब ये काइंड ऑफ पैरासिटिज्म ही है, लेकिन डायरेक्ट इंटरेक्शन यहां नहीं दिखाई देता, इसलिए इसको अलग से स्पेसिफाई या कैटेगराइज किया गया है। कुको lays its eggs in the nest of crow. Sorry. तो ये आप कह सकते हैं laying eggs in crow's nest. अब इसके यहां ये जो एग्स लेइंग का प्रोसेस होता है, तो ये एग्स जो है वो आप कह सकते हैं मॉर्फोलॉजिकली और अपीयरेंस कह दीजिए आप, अपीयरेंस में जो है वो आप कहेंगे सिमिलर और रिजेंबल विद क्रॉस एग्स। तो इस तरीके से ये जो क्रो है वो क्या करेगा, उनको प्रोटेक्ट करता है। जो क्रो होगा वो उन एग्स को स्टूडेंट्स प्रोटेक्ट करता है, ये प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन, उनको इंक्यूबेट करता है, प्रोटेक्ट करता है, और उसके बाद में आप ये कह सकते हैं अपना समझ के पालता रहा, बच्चे किसी दूसरे के थे, जब पंख निकल आए तो उड़ चले। ये एग्जैक्टली ब्रूड पैरासिटिज्म है। ठीक है, तो इसमें बेनिफिशियरी कौन हुआ, ये, और हार्म किसको हुआ, क्रो को। इस एग्जाम्पल को हम स्टूडेंट्स पढ़ते हैं ब्रूड पैरासिटिज्म में। क्लियर? इसके अलावा एक फीमेल मॉस्क्यूटो का एग्जाम्पल लिया जाता है, फीमेल मॉस्क्यूटो।
फीमेल मॉस्किटो ब्लड सकिंग पैरासाइट है, ठीक है, लेकिन इसको परफेक्ट पैरासाइट कंसीडर नहीं किया गया। ब्लड सकिंग, ठीक है, ये ब्लड सकिंग है, पैरासाइट परफेक्ट कंसीडर क्यों नहीं किया जा रहा, इस पे आप आइए। देखिए, ये हमारे ब्लड से एक प्रोटीन ऑब्टेन करती है और उस ब्लड प्रोटीन पर इसकी डिपेंडेंसी है जो इसके रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में यूज होता है। सो दिस ब्लड सकिंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर ब्लड प्रोटीन, ये ब्लड प्रोटीन रिक्वायर करती है और ये जो ब्लड प्रोटीन है, इस ब्लड प्रोटीन को ये यूज करके, ब्लड प्रोटीन को क्या करती है, ये यूज करती है और ब्लड प्रोटीन को यूज करके अपना जो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस है वो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस ये कंप्लीट करती है। रिप्रोडक्टिव प्रोसेस जो है वो ये कंप्लीट करती है। तो यहां जो फीमेल मॉस्किटो जो ब्लड सकिंग ऑर्गेनिज्म था, ये ब्लड सकर ह्यूमन की बॉडी पर इन और ऑन कोई एक डेफिनेट टाइम पीरियड स्पेंड नहीं करता। मतलब आप देखिए, बहुत इंस्टेंट ये होता है, वो आपकी बॉडी के कांटेक्ट में आता है और ब्लड सक करके वहां से निकल लेता है। अगर एक डेफिनेट टाइम पीरियड स्पेंड करता, जो पैरासिटिज्म का डेफिनेशन है, डिफाइनिंग प्रोटोकॉल है, तो एक डेफिनेट टाइम पीरियड अगर वो स्पेंड करता तो आप क्या इसको स्पेंड करने देते? नहीं। एग्जैक्टली रिलेशनशिप या जो इंटरेक्शन है वो ही स्टेब्लिश नहीं होता। तो ये जो टाइम स्पेसिफिकेशन है कि अपने लाइफ स्पेन का एक डेफिनेट टाइम पीरियड जो है वो वहां वो पूरा करे या फिर होल लाइफ स्पेन वहां पूरा करे, उन दोनों में ही ये फिट नहीं बैठता, इसलिए इसको नहीं कंसीडर किया जा रहा है क्या? पैरासाइट। दिस इज नॉट ए पैरासिटिक रिलेशनशिप। हाँ, इसके बाद आप मलेरियल पैरासाइट पढ़ते हैं, तो मलेरियल जो पैरासाइट है, ये मलेरियल पैरासाइट बॉडी में एक कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल को स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरीके से जो स्पेसिफिक कोई ड्यूरेशन को किसी होस्ट की बॉडी में इन और ऑन पूरा नहीं करता, उसको पैरासाइट काउंट नहीं किया जाता। अब कई बच्चों का डाउट हो जाता है कि जो ह्यूमन फिटस है, फीमेल में जो एम्ब्रियो है, डेवलपिंग एम्ब्रियो है, उसको क्यों नहीं कंसीडर करते? तो देखिए, रिलेशनशिप जो है पॉपुलेशन इंटरेक्शन की, वो डेफिनेटली जब एक ऑर्गेनिज्म का दूसरी ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरेक्शन हो रहा है और दोनों इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस में है, तभी काउंट होता है। ठीक है, वहां जो मदर है वो एक तरीके से नरिश कर रही है उसको प्रॉपर, और उसका अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस आफ्टर बर्थ होगा, तो इसलिए उसको इंटरेक्शन ही काउंट नहीं किया जा सकता। तो उसको पैरासिटिज्म में भी काउंट आप नहीं कर पाते, पैरासिटिज्म में भी उसको काउंट आप नहीं कर पाते। क्लियर? तो ये स्टूडेंट्स आपके पास नेगेटिव इंटरेक्शन एक जो हमने डिटेल में पढ़ा, पैरासिटिज्म। अब हम बात करेंगे कॉम्पिटिशन एंड एमेंसेलिज्म। हाँ जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉपुलेशन इंटरेक्शन है हमारे पास कंपटीशन। देखिए, कंपटीशन जो है वो इन ब्रॉड सेंस में अगर हम डिस्कस करें तो आप ये कह सकते हैं टू ऑर्गेनिज्म्स स्ट्राइविंग फॉर द सेम रिसोर्सेज। क्लियर? कॉम्पीट तभी कर पाएंगे ऑर्गेनिज्म्स striving for same resources। दो जो ऑर्गेनिज्म हैं वो सेम रिसोर्सेज के लिए स्ट्राइव करती हैं। ठीक है, और ये जो प्रोसेस है, देखिए, इन बिटवीन सिमिलर टाइप ऑफ इंडिविजुअल हो सकता है। जैसे ए से ए का इंटरेक्शन अगर मैं शो करूं तो इसका मतलब आप ये कह सकते हैं दिस इंटरेक्शन विल कॉल एज द इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन। इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। और ये इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन जो होता है, इस इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन में स्टूडेंट्स आप कह सकते हैं जो ए है वो भी हार्म्ड कंडीशन में है एंड अनदर ए विल आल्सो हार्म्ड। इसका मतलब दोनों जो हैं वो हार्म्ड कंडीशन में है, ये कंपटीशन होगा। दिस इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन इज मोर एक्यूट और मोर सीवियर। ठीक है, क्यों है ये मोर एक्यूट or more severe? Because requirement of resources is same. Requirement of resources is quite similar. तो रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है वो स्टूडेंट्स क्वाइट सिमिलर होती है।
सेम टाइप के रिसोर्सेज के लिए ये इंडिविजुअल्स कॉम्पीट करते हैं, सो ऑब्वियस है इस टाइप का जो इंटरेक्शन होगा दैट विल बी द मोर सीवियर और मोर एक्यूट। क्लियर? मोर सीवियर और मोर एक्यूट। सेकेंडली हम अगर देखें तो इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन के बाद इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन होगा। ए बी से इंटरेक्ट कर रहा है। क्लियर? इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन, सो ए और बी का जो इंटरेक्शन है ये इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन को रिप्रेजेंट करेगा। दिस विल बी द इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन। क्लियर? ये इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन स्टूडेंट्स। तो इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन एंड इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन पहले भी हम डिस्कस करके आ चुके हैं। ये हमारे पास कोई ए रेफरेंस मान लीजिए, इसको रेफरेंस हम बी काउंट कर लेते हैं। और जो इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन है उसके बजाय इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन जो होगा वो आप ये कह सकते हैं उतना एक्यूट या सीवियर नहीं होगा, बिकॉज डिफरेंट टाइप की ऑर्गेनिज्म है, तो रिसोर्सेज की जो रिक्वायरमेंट है वो सिमिलर तो हो सकती है बट क्वाइट सिमिलर जो है वो नहीं होगी। दिस इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन is the more potent या more beneficial in organic evolution। in organic evolution, जो evolution का प्रोसेस है स्टूडेंट्स, उस evolution में आप ये कहेंगे this will be the more beneficial। ठीक है? एनसीईआरटी मेंशन करती है, डार्विन का जो ऑब्जर्वेशन था उसके अकॉर्डिंग डार्विन इस बात के लिए कन्विंस्ड थे कि एग्जैक्टली जो इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन है दैट इज द मोर पोटेंट फोर्स इन ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। ठीक है? दिस विल बी द मोर पोटेंट फोर्स इन ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। क्लियर? अब ये ज्यादा पोटेंट फोर्स क्यों हो सकता है? तो देखो इनकी दोनों की रिजल्टिंग बिहेवियर देखिए आप। इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन जो होगा उस इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन में सेम टाइप ऑफ रिसोर्सेज के लिए आप कह रहे हैं सिमिलर काइंड ऑफ इंडिविजुअल्स इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो यहां जो इसका रिजल्ट होगा वो आप कहेंगे डोमिनेंस ऑफ द स्पीसीज नहीं आकर डोमिनेंस ऑफ द इंडिविजुअल आएगा। डोमिनेंस ऑफ इंडिविजुअल क्लियर? स्टूडेंट्स आप कह सकते हैं किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल की डोमिनेंसी यहां आएगी, कोई भी इंडिविजुअल जो है वो यहां डोमिनेंट हो जाएगा। अब जब इंडिविजुअल की डोमिनेंसी आती है या इंडिविजुअल डोमिनेंट हो जाता है, इंडिविजुअल की डोमिनेंसी यहां जब अपीयर होती है तो एग्जैक्टली देखिए क्या होगा, उस पर्टिकुलर स्पीसीज में से या किसी एक पॉपुलेशन में से कुछ एक इंडिविजुअल जो फिटेस्ट है दे विल अपीयर एज द डोमिनेंट स्पीसीज। ठीक है? तो ये एक तरीके से किसी एक ही पॉपुलेशन या स्पीसीज जो है उसको इवॉल्व करवाता रहेगा। जबकि यहां जो रिजल्टिंग एस्पेक्ट आप देखेंगे इसमें भी दोनों नेगेटिव सेंस का इंटरेक्शन दोनों के लिए डेट्रीमेंटल होता है रिलेशनशिप ये। इसके लिए अगर आप देखेंगे तो इसका रिजल्ट आपको मिलेगा, द रिजल्ट विल बी द डोमिनेंस ऑफ ए स्पीसीज। आप कह रहे हैं किसी एक स्पीसीज के डोमिनेंस को ये लीड करवा देगा, तो किसी इंडिविजुअल का डोमिनेंस और स्पीसीज का डोमिनेंस, अब ऑब्वियस अगर स्पीसीज डोमिनेंट होके आएगी दैट विल बी द मोर सपोर्टिंग इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। सो इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये कहेंगे कौन से टाइप का? इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन जो है ये इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन मोर बेनिफिशियल होगा। इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन विल बी द मोर पोटेंट फोर्स इन द नेचर। क्लियर है? तो देखिए आपने कहा कंपटीशन इन ब्रॉड सेंस इज द इंटरेक्शन ऑफ द टू ऑर्गेनिज और टू ऑर्गेनिज स्ट्राइविंग फॉर सेम रिसोर्सेज। आप कहेंगे दिस विल कॉल्ड एज द डेट्रीमेंटल इंटरेक्शन। और स्टूडेंट्स कंप्लीटली डेट्रीमेंटल ये होगा, डेट्रीमेंटल इंटरेक्शन। और क्यों आप इसको डेट्रीमेंटल कह रहे हैं? हालांकि नेगेटिव इंटरेक्शंस डेट्रीमेंटल ही होते हैं, लेकिन यहां कंप्लीट डेट्रीमेंटल होगा। आप कहेंगे बोथ पार्टनर्स विल बी हार्म्ड, बोथ पार्टनर्स
will be harmed. दोनों जो पार्टनर होंगे वो हार्म्ड होंगे. क्लियर? तो ये एक कंडीशन आपके पास है जिसमें कंपटीशन की इंट्रा स्पेसिफिक कंडीशन को और इंटर स्पेसिफिक कंडीशन को मैंने आपसे डिस्कस किया है. क्लियर? देखिए एनसीईआरटी का रेफरेंस पढ़ लेते हैं. डार्विन के अकॉर्डिंग क्या था, देखिए स्टूडेंट्स, 1 मिनट. हाँ जी, कंपटीशन, आप आ जाएं पेज नंबर 234. क्लियर? देखिए यहां से कहा गया, व्हेन डार्विन स्पोक ऑफ द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इन नेचर. ठीक है, तो डार्विन जो है वो स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस और सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट इन नेचर का जब कंसेप्ट अनाउंस कर रहे थे, या फिर एक तरीके से आप कहेंगे जो डार्विन की थ्योरी थी, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, जब ये नेचर में सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का कंसेप्ट प्रपोज कर रहे थे, फिटेस्ट इन नेचर, तब ये इस बात के लिए पूरी तरीके से कन्विंस्ड थे, इनका मानना था, he was convinced that interspecific competition is a potent force in organic evolution. It is generally believed that the competition occurs when closely related species compete for same resources that are limiting, but this is not entirely true. ठीक है, but this is not entirely true. फिर कह रहा है, firstly, totally unrelated species could also be compete for the same resources. For instance, in the some shallow South American lake, visiting flamingos and resident fishes compete for their common food, the zooplankton in the lake. Secondly, resources need not be limiting for competition to occur in interference competition. ठीक है, तो interference competition को एक हम यहाँ डिस्कस करेंगे. ये सबसे पहले कह रहा है कि देखो जैसे सैलो साउथ अमेरिकन लेक जो है वो वहाँ विजिटिंग फ्लेमिंगो आता है और वहाँ की जो रेजिडेंट फिशेज हैं उनसे कॉम्पीट करता है, जबकि दोनों क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज नहीं है, इवन दूर दूर तक दोनों में कोई रिलेशन नहीं था, फिर भी कॉम्पिटिशन हो रहा था. ठीक है, इन इंटरफेरेंस, फिर कह रहा है द जूप्लैंक्टन्स इन द लेक. सेकेंडली, रिसोर्सेज नीड नॉट बी लिमिटिंग फॉर कॉम्पिटिशन टू अकर. वो कह रहा है कि रिसोर्सेज का लिमिटेड होना जरूरी नहीं था. ठीक है, तो देखो कंपटीशन को लेके पहले तो जो बेसिक परसेप्शन है वो क्या है, कंपटीशन के लिए जो बेसिक परसेप्शन है वो स्टूडेंट्स ये हैं कि कंपटीशन क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज के बीच होता है. जनरली competition occur in between closely related species. Competition occurs in between closely related species. जो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज हैं उनके बीच कंपटीशन होता है. अब इस बात को एक एग्जांपल के साथ जो है वो काउंटर किया गया. एग्जैक्टली क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज के बीच कंपटीशन की पॉसिबिलिटीज हैं और ज्यादा है, इवन बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज आप कह सकते हैं इनकी हो सकती है. बट साउथ अमेरिकन लेक, साउथ अमेरिकन जो लेक हैं स्टूडेंट्स, यहां फ्लेमिंगोज, ठीक है, ये जो फ्लेमिंगोज हैं ये एग्जैक्टली विजिटर हैं, विजिटर्स. और ये देखिए वहां की जो फिशेज हैं, ये फिशेज नेटिव हैं, वहां की नेटिव फिशेज, इनके साथ इंटरेक्ट करता है. अब फ्लेमिंगो जो है वो नेटिव फिशेज के साथ कॉम्पीट करता है. कंपटीशन का साइन, इसका मतलब दोनों को नेगेटिव रेफरेंस में हम शो कर सकते हैं. ये इन दोनों के बीच इंटरेक्शन क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द कॉमन फूड हैबिट. इन दोनों की कॉमन फूड हैबिट है, और जो कॉमन फूड हैबिट है स्टूडेंट्स वो क्या है, वहां लेक में जो है वो जू प्लैंक्टॉन्स हैं. ठीक है, तो देखिए क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज के बीच कंपटीशन होगा, ये तो ठीक बात है,
लेकिन केवल क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज के बीच ही कंपटीशन होगा, उसको काउंटर करता है ये एग्जांपल। ठीक है, फ्लेमिंगो और जो नेटिव फिशेज हैं साउथ अमेरिकन लेक की, उन दोनों के बीच दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन फिर भी दोनों के बीच कंपटीशन होता है। सो कंपटीशन के एस्टेब्लिश होने के लिए एग्जैक्टली रिक्वायरमेंट क्या है? कंपटीशन को एस्टेब्लिश करने के लिए रिक्वायरमेंट अल्टीमेटली स्टूडेंट्स ये है कि ये जो रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट पे बेस्ड होता है। रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट जो है वो वहां सिमिलर होनी चाहिए। एक और जनरल परसेप्शन कह सकते हैं हम, एक और जनरल रेफरेंस जो है वो कंपटीशन के लिए लिखा जाता है, और वो है कि रिसोर्सेज अगर लिमिटेड होंगी तो ही कंपटीशन होगा। ठीक है, तो सेकंड में यहां लिख रहा हूं, फर्स्ट मैंने रेफरेंस वहां लिखा है कंपटीशन का, सेकंड रेफरेंस स्टूडेंट्स यहां लिख रहा हूं, कंपटीशन विल अकर, कब होगा कंपटीशन? इफ रिसोर्सेज आर लिमिटेड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड। लिमिटेड रिसोर्सेज जो हैं वो अगर वहां प्रेजेंट हैं तो कंपटीशन होगा। अब रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तो कंपटीशन होगा, इस बात को भी वो रिजेक्ट करता है कि वहां रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड नहीं है, जूप्लैंक्टन्स जो है वो जूप्लैंक्टन्स काफी सारे हैं या फिर उनकी अबंडेंस वहां है। तो ये जो कंपटीशन का लिए सेकंड जो परसेप्शन मैंने मेंशन यहां किया है कि रिसोर्सेज आर लिमिटेड, इफ रिसोर्सेज आर लिमिटेड द कंपटीशन विल अकर, इट इज नॉट एंटायरली ट्रू, इट इज नॉट एंटायरली ट्रू। हाँ, ये पूरी तरीके से सही नहीं है। हालांकि देखिए इन दोनों ही केस में क्या है, अगर रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तो कंपटीशन होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होंगी। डेफिनेटली आप ये कह सकते हैं अर्लियर कंपटीशन वहां देखने को मिल सकता है, क्लियर। लेकिन अगर रिसोर्सेज लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है, तब भी क्या हो सकता है? कंपटीशन हो सकता है। सो इफ द प्रेजेंस ऑफ रिसोर्सेज इज लिमिटेड द कंपटीशन विल अकर, इट इज नॉट एंटायरली ट्रू। ये पूरी तरीके से सही बात नहीं है। ठीक है, तो आपको दो बातें क्लियर करी मैंने। कंपटीशन अकर्स इन बिटवीन द क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, ये क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज का जो रेफरेंस है वो इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन को भी रिप्रेजेंट करता है, इंटर स्पेसिफिक को भी करता है। क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज दो टाइप से आप काउंट कर सकते हैं। सेम टाइप ऑफ स्पीसीज हैं तो ऑब्वियस है क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स होंगे। ये हैं, इसका मतलब किसी एक पर्टिकुलर हैबिटेट में सर्वाइव करती हैं और इनकी हैबिट्स जो हैं फूड हैबिट्स हो सकती हैं, शेल्टर और स्पेस और अक्रेंस को लेके इनके नेचर सेम हो सकते हैं, तब ये क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज में काउंट की जा सकती हैं। ठीक है, लेकिन कंप्लीटली अनरिलेटेड स्पीसीज जो हैं, कंप्लीटली अनरिलेटेड स्पीसीज के बीच भी स्टूडेंट्स क्या हो सकता है? कंपटीशन। क्लियर? तो देखिए कंपटीशन को मार्क करने के लिए एक और रेफरेंस हम लेते हैं जो एनसीईआरटी ने मेंशन किया, इंटरफेरेंस कंपटीशन। क्या इंटरफेरेंस कंपटीशन होता है? इसके अकॉर्डिंग ऐसा है कि ए और बी के बीच कंपटीशन का प्रोसेस है। क्लियर? इन बिटवीन ए एंड बी देयर इज अ प्रोसेस ऑफ ए कॉम्पिटिटिव इंटरफेरेंस या कॉम्पिटिटिव इंटरेक्शन। अब कंपटीशन का प्रोसेस इन दोनों के बीच है तो डेफिनेटली प्रेजेंस ऑफ वन कॉम्पिटिटर या प्रेजेंस ऑफ वन will reduce the efficiency of other, किसी एक की प्रेजेंस जो है वो दूसरे की आप ये कह सकते हैं एफिशिएंसी को रिड्यूस कर देगी। एनसीईआरटी ने इस तरीके से स्टेटमेंट लिखेंगे माइट बी रिड्यूस्ड। तो कंपटीशन एग्जैक्टली किस सेंस में डिटेक्ट किया जाए कि किसी एक कॉम्पिटिटर की प्रेजेंस जो है वो अपने दूसरे कॉम्पिटिटर की एफिशिएंसी को किसी न किसी तरीके से अगर रिड्यूस कर देता है तो डेफिनेटली वहां कंपटीशन है और इसको आप इंटरफेरेंस कंपटीशन कह देंगे। देखो यहां एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देखें कि जो इंटरफेरेंस कंपटीशन है या कंपटीशन इन द रियल सेंस क्या होगा? द रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी या फिर आप कहेंगे बायोटिक पोटेंशियल या फिर किसी पॉपुलेशन का आर वैल्यू स्मॉल आर से आपको पता है ये लिखा जाता है, ये इंट्रिंसिक इंक्रीज है, इंट्रिंसिक इंक्रीज का रेट है, इसको ये डिफाइन करता है। सो द प्रेजेंस ऑफ द कॉम्पिटिटिव स्पीसीज will significantly reduce the efficiency of B. The presence of A will significantly reduce
the biotic potential of B or the presence of B will significantly reduce the biotic potential of A. ठीक है, तब आप कंपटीशन जो है उसको परफेक्ट एस्टेब्लिशमेंट में माने. द बायोटिक पोटेंशियल और R और द इंट्रिंसिक इंक्रीज, ये जो है वो आप कहेंगे will significantly lower in presence of competitors. ये in presence of its competitor. ठीक है, सिग्निफिकेंटली लॉर इन द प्रेजेंस ऑफ कॉम्पिटिटर. रिड्यूस होगा बायोटिक पोटेंशियल, या जो आप ये कह सकते हैं रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटीज और एफिशिएंसी है, वो डेफिनेटली क्या हो जाएंगी स्टूडेंट्स, रिड्यूस हो जाएंगी. इसको कॉम्पिटिटिव इंटरफेरेंस आप कह सकते हैं या इंटरफेरेंस कंपटीशन कह सकते हैं. इसके बाद एक और टर्म आती है कॉम्पिटिटिव रिलीज. कॉम्पिटिटिव रिलीज क्या है? किसी पर्टिकुलर हैबिटेट में दो इंडिविजुअल्स जो अलग अलग स्पीसीज के हैं या फिर सेम स्पीसीज के हैं, इवन दोनों में ये अकर होता है, बट डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज के इंडिविजुअल्स जो हैं उनके बीच अगर आप इसको डिटेक्ट करें तो मच बेटर होगा. A एंड B ये दोनों हैं, ठीक है, इंटरेक्शन दोनों में हो रहा है और आप जानते हैं कॉम्पिटिशन नेगेटिव इंटरेक्शन है. इफ द कॉम्पिटिटर इज एक्सपेरिमेंटली रिमूव्ड, इफ any one competitor is experimentally removed. एक्सपेरिमेंटली जो है वो रिमूव कर दिया जाए. तो एक कॉम्पिटिटर जो है वो एक्सपेरिमेंटली अगर रिमूव कर दिया जाता है तो डेफिनेटली आप ये कह सकते हैं वहां कंपटीशन को रिलीज कर दिया गया, कंपटीशन वहां से हटा दिया गया. और ऐसी कंडीशन में जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है वो, जैसे मान लीजिए आपने एक्सपेरिमेंटली ए को रिमूव कर दिया तो ऑब्वियस जो बी है उसका ग्रोथ काफी अच्छा होगा. एनसीईआरटी यहां मेंशन करती है एग्जांपल के साथ. यहां देखिए लिखा है But evidences for such competitive exclusion occurring in nature is not always conclusive. कंपटीशन में ये जनरली माना जाता है कि जो दो ऑर्गेनिज्म कॉम्पीट करती हैं तो किसी एक को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा. तो यहां कहा जा रहा है कि नेचर में जितने सारे एग्जांपल कंपटीशन के हैं उन सब में ये कंक्लूसिव नहीं हो सकता, या सबके रेफरेंस में कंक्लूसिव नहीं है. वहां लिखा गया है गोसे एंड अदर एक्सपेरिमेंटल इकोलॉजिस्ट डिड when resources are limited to competitively superior species will eventually eliminate the other species. ठीक है, but evidences for such competitive exclusion occurring in nature is not always conclusive. Strong and persuasive circumstantial evidences does not exist. However, in some cases, the Abingdon tortoise in Galapagos Island, Abingdon tortoise आपको दे रखा है, in Galapagos Island become extinct within a decade after goats were introduced on the island, apparently due to the greater browsing efficiency of goats. ठीक है, तो जो लिमिटेड फूड रिसोर्सेज का एक एग्जांपल था वो तो देखिए आपको अलग से दिया हुआ है, उसको मैं मेंशन अभी कर दूंगा. उसके साथ कह रहा है अनदर एविडेंस फॉर द अकरेंस ऑफ द कंपटीशन इन नेचर कम्स फ्रॉम व्हाट इज कॉल्ड कॉम्पिटिटिव रिलीज. ए स्पीसीज वाज डिस्ट्रीब्यूशन इज रेस्ट्रिक्टेड टू ए स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया because of the presence of competitively superior species is found to be expand its distributional range dramatically when competing species is experimentally removed. वो कह रहा है कि एक्सपेरिमेंटली कॉम्पिटिटिव स्पीसीज को अगर रिमूव कर दिया जाएगा तो दूसरा जो है उसका ग्रोथ ड्रामेटिकली किसी पर्टिकुलर एरिया में बढ़ जाएगा. ठीक है, और ये जो ड्रामेटिकल चेंज आएगा उसकी पॉपुलेशन में इंक्रीज आएगा या बढ़ जाएगा, उसका रीजन क्या है? वहां कॉम्पिटिशन को क्या कर दिया गया है? रिलीज, कॉम्पिटिटिव रिलीज वहां स्टूडेंट्स स्टैब्लिश कर दिया गया है. जैसे ये कह रहा है Cornell's Elangate field experiment showed that the rocky sea coast of the Scotland, the larger and competitively superior Barnacle balanus dominate the intertidal area and exclude the smaller Barnacle Chathamelus from that zone. In general, herbivores and plants appear to be more adversely affected by the competition than the carnivores. तो वो कह रहा है यहाँ एग्जाम्पल जो दिया गया आपको कि सुपीरियर बार्निकल बैलेनस जो है वो डोमिनेट करता है एंड एक्सक्लूड द स्मॉलर बार्निकल बैलेनस चैथेमेलस. ठीक, तो यहां देखो बार्निकल
बेलेनस और बार्नेकल चैथेमेलस। बार्नेकल बेलेनस एंड बार्नेकल चैथेमेलस ये ऑर्गेनिज्म है, इंटरेक्ट कर रही हैं। ऑब्वियस है इसमें जो बार्नेकल बेलेनस है ये सुपीरियर इंडिविजुअल है, ठीक है, और ये सुपीरियर इंडिविजुअल होने के साथ साथ क्या करेगा, ऑब्वियस है इंटरेक्शन में दोनों को हार्म होगा। सुपीरियर इंडिविजुअल है सो इवेंटली इट विल एलिमिनेट द बार्नेकल चैथेमेलस। क्लियर? लेकिन अगर एक्सपेरिमेंटली किसी को आप रिमूव कर दें, आप मान लीजिए बेलेनस को एक्सपेरिमेंटली वहां से रिमूव कर देते हैं, तो डेफिनेटली जो बार्नेकल बेलेनस है उसका आप ये कह सकते हैं क्या हो जाएगा, उसका स्टूडेंट्स एग्जैक्टली वहां ड्रामेटिकली जो पॉपुलेशन साइज है वो बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा इंडिविजुअल्स का नंबर वहां आपको देखने को मिलेगा। क्लियर? तो ये एक एग्जांपल हुआ। अगला एक एग्जांपल मैं डिस्कस कर रहा हूं जिसमें कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन को आपको बताया गया है। तो हम टाइटल यहां मेंशन कर लेते हैं, रिजल्ट्स ऑफ द कंपटीशन। टाइटल मेंशन करें आप, रिजल्ट्स ऑफ कंपटीशन, रिजल्ट्स ऑफ कंपटीशन। तो देखिए कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन ही कंपटीशन का रिजल्ट नहीं हो सकता। यहां मैं मेंशन कर रहा हूं रिजल्ट्स ऑफ कंपटीशन, ठीक है, रिजल्ट्स ऑफ कंपटीशन। इसमें रिजल्ट्स ऑफ कंपटीशन में आप देखिए, इफ देयर इज कंपटीशन, फर्स्ट वन आप कह सकते हैं कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन। इसका मतलब ये होगा सुपीरियर वन विल एलिमिनेट द इंफीरियर वन, जैसे ये एलिमिनेशन आपने देखा, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन इसको आप कहते हैं। और सेकंड आप कह सकते हैं कॉम्पिटिटिव कोएग्जिस्टेंस। अब दोनों जो हैं वो अपने रिसोर्सेज में कहीं ना कहीं पार्टीशनिंग कर लेती हैं, डिवाइड कर लेती हैं, रिसोर्सेज को कहीं ना कहीं शेयर कर लेती हैं, तो इस कंडीशन में कोएग्जिस्टेंस आएगा और इस कंडीशन में जो है वो एक्सक्लूजन आ जाएगा। जैसे देखिए एबिंगडन जो टॉर्टोइज है वो आप कह सकते हैं गॉड्स जो ब्राउजिंग एनिमल है, ठीक है, इनसे इंटरेक्शन के कारण आप कह सकते हैं एक्सटिंक्ट हो गए या एक्सटिंक्शन आफ्टर ए डिकेड या विद इन डिकेड, ठीक है। अब ये जो एक्सटिंक्शन इनका आया, ये एक्सटिंक्शन इसलिए आया क्योंकि जो गॉड थे उनकी ब्राउजिंग एफिशिएंसी हाई थी। जो ब्राउजिंग एफिशिएंसी स्टूडेंट्स इनकी थी, ब्राउजिंग एफिशिएंसी विल बी हाई, ब्राउजिंग एफिशिएंसी इज एग्जैक्टली हाई, ठीक है। तो इस तरीके से कंपटीशन जब होता है तो जो सुपीरियर होगा एक, वो एलिमिनेट कर देगा इंफीरियर को। ये एंटायरली ट्रू नहीं है, हमेशा एलिमिनेट ही नहीं होता है, दोनों के बीच रिसोर्सेज की जब शेयरिंग हो जाती है तो को एग्जिस्टेंस आता है, ठीक है। यहां से स्टूडेंट्स एक आपको गॉसे कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है वो पढ़ना चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन भी आ चुका है ये, गॉसे कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। और गॉसे कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है ये एग्जैक्टली उसी के अकॉर्डिंग है कि गॉसे ये कहते हैं टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज दे आर कॉम्पिटिंग फॉर द सेम रिसोर्सेज कैन नॉट सर्वाइव फॉर ए लॉन्गर टाइम ड्यूरेशन इन सेम हैबिटेट। एक पर्टिकुलर हैबिटेट में वो लंबी टाइम ड्यूरेशन के लिए एक साथ सर्वाइव नहीं कर सकते, इवेंटली द सुपीरियर वन विल एलिमिनेट द इंफीरियर वन। ये गॉसे कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, ठीक। यहां से स्टूडेंट्स गॉसे कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का स्टेटमेंट में पढ़ देता हूं। ये कह रहे हैं गॉसे कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्टेट्स दैट टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज कॉम्पिटिंग फॉर सेम रिसोर्सेज कैन नॉट को एग्जिस्ट
indefinitely and the competitively inferior one will be eliminated eventually. जो competitive inferior होगी उसको eventually क्या कर दिया जाएगा, eventually उसको eliminate कर दिया जाएगा. फिर कह रहा है this may be true if resources are limiting. और ये जो competitive Gauss का exclusion principle है ये अप्लाई कब होता है, या आप ये कह सकते हैं ये ज्यादा इफेक्टिव कब होगा, जब रिसोर्सेज क्या होंगे स्टूडेंट्स, लिमिटिंग या लिमिटेड रिसोर्सेज की प्रेजेंस होगी. उसके बाद आपको कहा गया if two species compete for the same resources they could avoid competition by choosing for instance different type of feeding or the different foraging pattern. तो different feeding और different foraging pattern चूज करने का मतलब वो किस में आ जाएंगी, कोएग्जिस्टेंस में. जैसे सेकंड जो है उसके एग्जांपल्स में मेंशन कर रहा हूं. आप कहेंगे शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज. शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज अगर कर लेती हैं स्पीसीज, ऑर्गेनिज्म शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज कर लेती हैं, तो इस कंडीशन में स्टूडेंट्स उनमें जो है वो क्या आ जाएगा, कॉम्पिटिटिव कोएग्जिस्टेंस आ जाएगा. इसको हम कहते हैं पार्टीशनिंग ऑफ रिसोर्सेज. ठीक है. और इनके एग्जाम्पल आप पढ़ सकते हैं. डार्विन फिंचेज आपको इवोल्यूशन के चैप्टर में दे रखा है. डार्विन फिंचेज एट गैलापागो आइलैंड सेम टाइप की हैं. इसके अलावा एक स्टूडेंट्स दे रखा है मैक आर्थर. ठीक है. इन्होंने वार्बलर स्पीसीज जो है उन पे एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंटली जो वार्बलर स्पीसीज हैं उनमें से आप ये क्लियर कर सकते हैं जो सिमिलर वार्बलर स्पीसीज हैं दे सर्वाइव ऑन द सेम ट्री. ठीक है. 5 टाइप ऑफ वार्बलर स्पीसीज यहां देखो दिया गया है. MacArthur showed that the 5 closely related species of warbler living on the same tree were able to avoid competition and coexist due to the behavioral difference in their foraging activity. तो ये क्या करेंगे, अपनी जो फॉरेजिंग पैटर्न है उनमें कुछ चेंज कर लेंगे. इसके अलावा जो टाइमिंग है उसमें कुछ चेंज कर लेंगे. सो ऑब्वियस है ये कंपटीशन को अवॉइड करता है. जो कॉम्पिटिटिव कोएग्जिस्टेंस है ये कंपटीशन को अवॉइड करता है. तो फिर भी कॉम्पीटिंग कंडीशन में होते हुए भी, मतलब उनकी रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट सिमिलर होते हुए भी वो इंडिविजुअली वहां सर्वाइव कर लेते हैं. एक जो स्टूडेंट्स लिखा है, इन जनरल हर्बीवोर्स एंड प्लांट्स अपीयर टू बी मोर एडवर्सली अफेक्टेड. कंपटीशन के प्रोसेस में प्लांट्स और ये जो है वो ज्यादा अफेक्टेड होते हैं, इसलिए क्योंकि एक तो रिक्वायरमेंट जो हर्बीवोर्स की है वो प्लांट्स के लिए, तो प्लांट जो है वो मूवेबल कंडीशन में नहीं होता. प्लांट अपने हैबिटेट को एक तरीके से आप ये कह सकते हैं छोड़ नहीं सकता. तो किसी भी तरीके से जो उसका कॉम्पिटिटर है या उसका जो प्रीडेटर है, सीधा सा आप कह सकते हैं, उसके लिए डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो बाय चेंजिंग द लोकेशन और पोजीशन वो एस्टेब्लिश नहीं कर सकता. इसलिए उस पर ज्यादा इफेक्ट आता है एज कंपेयर टू द कार्निवोर्स एंड आप कहेंगे हर्बीवोर्स. ठीक है. और एक बेसिक रेफरेंस ये भी है, किसी भी फूड चेन में लोअर ट्रॉफिक लेवल का जो ऑर्गेनिज्म होगा दैट विल बी द मोस्ट अफेक्टेड बाय द प्रोसेस ऑफ द कंपटीशन और द बाय प्रोसेस ऑफ प्रीडेशन. क्लियर. तो ये आपके पास था कंपटीशन. हाँ जी स्टूडेंट्स, तो देखिए लास्ट इंटरेक्शन है एमेंसेलिज. हम नेगेटिव इंटरेक्शंस जो पढ़ रहे थे उसमें आपने डिस्कस किया कंपटीशन, प्रीडेशन, पैरासिटिज्म और फाइनली अब हम बात कर रहे हैं एमेंसेलिज्म. तो देखिए एमेंसेलिज्म जो है वो कैसा इंटरेक्शन है. इसमें आप ये कहेंगे वन पार्टनर विल बी हार्म्ड एंड द अनदर वन विल अनअफेक्टेड. ठीक है. तो जैसे देखिए ए और बी के बीच इंटरेक्शन हुआ. अब नेगेटिव इंटरेक्शन है ये, तो ऑब्वियस है किसी एक को हार्म्ड कंडीशन में होना जरूरी है. ये हार्म्ड कंडीशन में है और ये हम कह रहे हैं ये जो है वो अनअफेक्टेड है, इस पर इसका असर नहीं पड़ता है, अनअफेक्टेड. ठीक है. बेसिकली स्टूडेंट्स ये बायोलॉजिकल एंटागोनिज्म पर बेस्ड है. बायोलॉजिकल एंटागोनिज्म जो है इस पर ये बेस्ड है. और जो बायोलॉजिकल एंटागोनिज्म का प्रोसेस है, इस बायोलॉजिकल एंटागोनिज्म में देखिए क्या होगा, वन ऑर्गेनिज्म या फिर आप कह सकते हैं प्रेजेंस ऑफ द वन ऑर्गेनिज्म, प्रेजेंस ऑफ वन ऑर्गेनिज्म will inhibit the growth of other, will inhibit the growth of other.
किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का जो ग्रोथ है उसको आप स्टूडेंट्स कह देंगे कि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो इनहिबिट कर देगा। तो जो ऑर्गेनिज्म इनहिबिट कर रहा है, ये इनहिबिट करने वाला ऑर्गेनिज्म तो आप कहेंगे होगा यहां एमन सेल, इसको मैं कह सकता हूं ये है एमन सेल, और जो अफेक्टेड होगा उसको अल्टीमेटली आप होस्ट काउंट कर सकते हैं। ठीक है, ये बायोलॉजिकल एंटागोनिस्टिक मेथड या बायोलॉजिकल एंटागोनिस्ट जो हमने क्लियर यहां किया, तो देखिए कुछ एग्जांपल्स के साथ आप बात कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पेनिसिलियम नोटेटम जो फंजाई है, आप जानते हैं इस पेनिसिलियम नोटेटम से पेनिसिलिन ड्रग ऑब्टेन की जाती है। वी कैन ऑब्टेन द पेनिसिलिन ड्रग, और ये जो पेनिसिलिन ड्रग यहां से ऑब्टेन की जाती है, तो एग्जैक्टली स्टूडेंट्स इसका अपना एक ब्रॉड माइक्रोबियल स्पेक्ट्रम है। इसका क्या है? अपना ब्रॉड माइक्रोबियल स्पेक्ट्रम है। मीन्स ये आप कह सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और पैथोजेंस को किल करता है। ब्रॉड माइक्रोबियल स्पेक्ट्रम मीन्स आप कहेंगे किल वेरियस माइक्रोब्स और वेरियस पैथोजेंस। तो डिफरेंट टाइप ऑफ पैथोजेंस और माइक्रोब्स को ये किल करता है। सो एग्जैक्टली देखिए यहां से बेनिफिट क्या हुआ, जो पेनिसिलिन ड्रग ऑब्टेन की गई उससे तो पैथोजेनेसिटी को क्या किया जा सका, इनहिबिट किया जा सका, लेकिन पेनिसिलिन जो पेनिसिलियम नोटेटम से ऑब्टेन की जाती है ये इसमें अपने आप में अनअफेक्टेड रहा। तो इसके इंटरेक्शन में आप कह देंगे ये जीरो या अनअफेक्टेड रहा, क्योंकि नेचुरली जो है वो ये इस केमिकल सब्सटेंस को स्टूडेंट्स सीक्रेट करता है। ठीक है, आप इसके अलावा कह सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसीज जो हैं ये काम में लिए जाते हैं। एक्टिनोमाइसीड्स जो हैं इनको आप कह सकते हैं एक्टिनोमाइसीड्स। तो ये जो ऑर्गेनिज्म है या माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म है, ये स्टूडेंट्स बैक्टीरिया की ग्रोथ को जो है वो क्या कर देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं। तो इसका जो इनहिबिशन है या इनके थ्रू जो केमिकल सब्सटेंसेस सीक्रेट किए जाते हैं, सीक्रेट केमिकल्स टू इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म, और दूसरे ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को ये अल्टीमेटली क्या कर देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं। तो इस तरीके से ये जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं एमेंसेलिज्म। ये एमेंसेलिज्म को इंडिकेट करता है। क्लियर? इसके बाद देखिए किसी एक पर्टिकुलर बायोलॉजिकल एंटागोनिस्टिक मेथड में हम ये इंडिकेट कर सकते हैं कि पॉपुलेशन के जो इंडिविजुअल्स हैं या डिफरेंट पॉपुलेशन के जो इंडिविजुअल्स हैं, दे इंडिविजुअल्स do not interact directly, so many times they do not interact directly, इसमें कोई डायरेक्ट इंटरेक्शन स्टेब्लिश नहीं हो पाता। जिन आप कहेंगे हैबिटेट में ये प्रेजेंट हैं, उन हैबिटेट्स में एग्जैक्टली ये केमिकल सब्सटेंसेस को सीक्रेट करता है, रिलीज करेगा, और ये जो है वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को सप्रेस कर देगा, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को अपने आप में रोक देगा। तो जो बायोलॉजिकल एंटागोनिज्म है या एंटागोनिस्टिक मेथड है, ये डायरेक्ट इंटरेक्शन को एग्जैक्टली शो नहीं करते हैं, और इस तरीके से आप स्टूडेंट्स कह सकते हैं कि ये जो प्रोसेस हुआ ये एमेंसेलिज्म एक नेगेटिव इंटरेक्शन है, नेगेटिव बायोटिक इंटरेक्शन है। सो आपने सारे पॉपुलेशन इंटरेक्शन स्टडी कर लिए हैं, जिसमें पॉजिटिव इंटरेक्शंस और नेगेटिव इंटरेक्शंस हमने दो कैटेगरी डिस्कस की थी। जो लास्ट नेगेटिव इंटरेक्शंस आपके पास थे उनमें आपने प्रीडेशन, पैरासिटिज्म, कॉम्पिटिशन और डिस्कस किया एमेंसेलिज्म। जो पॉजिटिव इंटरेक्शंस आपके पास थे उसमें आपने डिस्कस किया था सबसे पहले म्यूचुअलिज्म, उसके अलावा प्रोटो कोऑपरेशन एंड कॉमन सेलिज्म। एंजॉय द इकोलॉजी। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, जो इकोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है, और उसके बाद में इकोसिस्टम जो सेकंड चैप्टर है। इन दोनों चैप्टर्स में से प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस जो आपसे पूछे गए, देखिए इकोलॉजी से आप जैसा जानते हैं 8 to 10 क्वेश्चंस
एवरी ईयर एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। 4 चैप्टर्स यहाँ एनसीईआरटी में हैं, तो हर एक चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन जो हैं वो अल्टीमेटली आते रहते हैं। तो आपको यहाँ जो सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं उनको तो हम एक को किसी को डिस्कस कर लेंगे, कंसेप्चुअल हैं जो कनेक्टिंग हैं, इन सारे रेफरेंसेज को मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। तो देखिए स्टडी मटेरियल जो मॉड्यूल आपके पास है, उस मॉड्यूल में एक्सरसाइज नंबर 4 होता है जिसमें प्रीवियस ईयर्स एग्जाम क्वेश्चंस जो है वो हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर का जो स्टेज 4 है उसको मैं आपसे स्टूडेंट्स डिस्कस कर रहा हूं। ये 5.33 पेज नंबर जो है वहां से मैं शुरू कर रहा हूं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हाई डेंसिटी ऑफ एलिफेंट पॉपुलेशन इन एरिया। फर्स्ट क्वेश्चन है और ये कह रहा है हाई पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ एलिफेंट, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी। ऑब्वियस है हाई पॉपुलेशन डेंसिटी अगर डिस्कस कर रहा है किसी एक पर्टिकुलर एरिया में हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है तो उसका रिजल्ट क्या हो सकता है, ये किसी एरिया स्पेसिफिक को आप डिस्कस कर लीजिए। और ये हम सिमिलर काइंड ऑफ इंडिविजुअल जो हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए से, इन्हीं को जैसा हम मान सकते हैं कि एलिफेंट पॉपुलेशन ये कह रहा है। ऑब्वियस है स्टूडेंट्स इनके बीच में इंटरेक्शन होगा। और हाई पॉपुलेशन डेंसिटी अगर किसी एक पर्टिकुलर एरिया में या ऑक्यूपाइड स्पेस में है तो वहां इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन के बढ़ने की पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी। इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन आप कहेंगे, वहां बढ़ने की पॉसिबिलिटी हो जाएंगी, पॉसिबिलिटीज होंगी। क्वेश्चन में आपको दे रखा है प्रीडेशन वन ऑन अनदर। देखिए प्रीडेशन को हम इसलिए रिजेक्ट कर सकते हैं, सिमिलर काइंड ऑफ इंडिविजुअल्स प्रीडेट नहीं करते हैं। ए जो है अगर इसका प्रीडेटरी बिहेवियर कहीं होता तो आप ये कह सकते हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज के साथ होता, सिमिलर काइंड ऑफ इंडिविजुअल के साथ प्रीडेशन उसका नहीं होता है। म्यूचुअल एसोसिएशन में भी आपको डिफरेंट काइंड ऑफ इंडिविजुअल्स मिलेंगे जिसमें ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप होता है, जैसा आप डिस्कस कर चुके हैं। और ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप जिसमें दोनों एक दूसरे के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते, दोनों को आप बेनिफिशियरी यहां कहते हैं, और ये होता है म्यूचुअलिज्म। ठीक है, फिर कह रहा है इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन और एक लिखा है इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन। तो स्टूडेंट्स हाई पॉपुलेशन डेंसिटी एलिफेंट की यहां दे रखी है, तो ऑब्वियस है एलिफेंट स्पीसीज जो है उसके इंडिविजुअल्स के बीच इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन बढ़ने की पॉसिबिलिटीज हो जाएगी। अगर किसी दूसरे टाइप के इंडिविजुअल के साथ ये इंटरेक्ट कर रहे हैं तो आप ये कहेंगे ये इस तरीके का जो कंपटीशन है ये इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन होगा। हमने दोनों डिटेल में पढ़े हैं, इंटर स्पेसिफिक एंड इंट्रा स्पेसिफिक। तो जो इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन है वो डिफरेंट काइंड ऑफ इंडिविजुअल्स के बीच होता है, इट इज लेस सीवियर, while the intra-specific competition will be the more severe because resources की जो requirement है students, ये requirement of resources जो है ये यहां इस कंडीशन में स्टूडेंट्स आप कहेंगे इट विल बी द क्वाइट सिमिलर, इसलिए भी इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन जो होगा दैट विल बी द मच, या फिर आप कह सकते हैं मोर सीवियर। फिर स्टूडेंट्स जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एज स्ट्रक्चर इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एज स्ट्रक्चर इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इकोसिस्टम कह रहा है, पॉपुलेशन कह रहा है, बायोटिक कम्युनिटी कह रहा है और साथ में कह रहा है लैंडस्केप। तो हम यहां जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन की बात कर लेते हैं। स्टूडेंट्स आपको दे रखा है जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन, क्वेश्चन नंबर 2, और ये आपसे पूछा गया AIPMT 2007 में। जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन, देखिए जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन को आप अगर यहां डिफाइन करते हैं तो ऑब्वियस है ग्रोथ के पैटर्न आप पढ़ते हैं लॉजिस्टिक और एक्सपोनेंशियल। जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है उसमें एक लैग फेज के बाद जो लोग आता है, इस लोग में आप ये कह सकते हैं जो इंक्रीज है वो जियोमेट्रिक पैटर्न का है, या फिर इसको आप एक्सपोनेंशियल इंक्रीज कह सकते हैं, एक्सपोनेंशियल इंक्रीज। अब स्टूडेंट्स ऑप्शंस में आपको दे रखा है इकोसिस्टम, पॉपुलेशन, बायोटिक कम्युनिटी एंड लैंडस्केप। इन सारे ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं। एक दे रखा है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम आप जानते हैं फंक्शनल यूनिट है नेचर का, और यहां ऑब्वियस है एक बायोटिक कम्युनिटी ही एग्जिस्ट करेगी। तो दूसरा ऑप्शन जो बायोटिक कम्युनिटी लिखा है ये इसके सिमिलर हुआ, बायोटिक कम्युनिटी
और आप जानते हैं फंक्शनल बायोटिक कम्युनिटी जो होती है वो एबायोटिक फैक्टर्स को भी इन्वॉल्व करती है, और जैसे ही एबायोटिक फैक्टर को इन्वॉल्व करेगा तो ये इंटरेक्टिंग बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स नेचर का फंक्शनल एग्जिस्टेंस बना देते हैं, उसको आप इकोसिस्टम कहते हैं। तो यहां जितने सारे कंपोनेंट्स हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स या इंडिविजुअल्स हैं, उन सब में जियोमेट्रिक पैटर्न का ग्रोथ होना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए हम इन दोनों को रिजेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद में एक आपके पास दिया गया लैंडस्केप। तो लैंडस्केप भी अपने आप में एक एरिया है, और उस पर्टिकुलर एरिया में स्टूडेंट्स डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीसीज हो सकती हैं, मींस वहां भी बायोटिक कम्युनिटी का एग्जिस्टेंस हो सकता है। और एक आपको दिया गया है पॉपुलेशन, तो किसी एक पॉपुलेशन के इंडिविजुअल्स में डेफिनेटली जियोमेट्रिक इंक्रीज हो सकता है, वो जो है न्यूमरस ग्रोथ वहां देखी जा सकती है। जो लॉग फेज है उस लॉग फेज में आप कह सकते हैं एक्सपोनेंशियली वो इंक्रीज कर सकते हैं, इसलिए राइट आंसर आपके पास हो जाएगा पॉपुलेशन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पॉपुलेशन ऑफ एन इंसेक्ट स्पीसीज शोज एन एक्सप्लोजिव इंक्रीज इन नंबर्स ड्यूरिंग रेनी सीजन। देखिए इंसेक्ट की पॉपुलेशन कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपको दे रखा है इंसेक्ट पॉपुलेशन, और इंसेक्ट पॉपुलेशन के लिए बहुत क्लियरली इसने मेंशन किया है इट शोज द एक्सप्लोजिव इंक्रीज, एक्सप्लोजिव इंक्रीज। ठीक है, अब जैसे ही एक्सप्लोजिव इंक्रीज की बात कर रहा है तो डेफिनेटली हम ये कह सकते हैं आप लॉजिस्टिक के बजाय यहां एक्सपोनेंशियल रेट ऑफ ग्रोथ पे आ सकते हैं। ये एक्सप्लोजिव इंक्रीज, विस्फोटक मतलब बहुत तेजी से बढ़ने वाला जो है रैपिड इंक्रीज है, ये डेफिनेटली रिप्रेजेंट करेगा कौन से पैटर्न को? एक्सपोनेंशियल पैटर्न। ठीक है, ये एग्जैक्टली रिप्रेजेंट करेगा एक्सपोनेंशियल पैटर्न को। तो यहां मेंशन कर रखा है द पॉपुलेशन ऑफ एन इंसेक्ट स्पीसीज शोज एन एक्सप्लोजिव इंक्रीज इन नंबर ड्यूरिंग रेनी सीजन फॉलोड बाय इट्स डिसअपीयरेंस एट द एंड ऑफ द सीजन। व्हाट डज दिस शो? अब एक्सप्लोजिव इंक्रीज तो हो रहा है, लेकिन आप ये कह सकते हैं एक्सप्लोजिव इंक्रीज के बाद यहां आ रहा है डिसअपीयरेंस। यहां स्टूडेंट्स आ रहा है डिसअपीयरेंस, और डिसअपीयरेंस कब आ रहा है? एट द एंड ऑफ सीजन, एट द एंड ऑफ सीजन, सीजन के एंड में डिसअपीयरेंस आ रहा है, ये डिसअपीयर हो जाती है। तो आपसे ये जानना चाह रहा है व्हाट डज दिस शो, ये क्या इंडिकेट करता है, क्या ये दर्शाता है, क्या इंगित करता है कि जब ये जो पॉपुलेशन है इस पॉपुलेशन में एक्सप्लोजिव इंक्रीज आ रहा था, विस्फोटक वृद्धि हो रही थी। तो एक्सप्लोजिव इंक्रीज देखिए स्टूडेंट्स, ये कंडीशन है, ये पॉपुलेशन साइज एस हम कह सकते हैं, या पॉपुलेशन डेंसिटी आप कह दीजिए। ये टाइम टी के साथ आप यहां कर्व प्लॉट कर लेते हैं। लैग फेज के बाद पॉजिटिव एक्सेलरेशन ये लॉग में चलता है, ये लैग आप जानते हैं स्लो इनिशिएशन वाला फेज है, जो लॉग है वो रैपिड इंक्रीज वाला फेज है। इसमें एक्सपोनेंशियल ग्रेड से ग्रोथ होती है, तो ऑब्वियस है ये एक्सप्लोजिव ग्रोथ को शो करेगा, लेकिन एक टाइम बाद जाके ये लिमिटाइज हो जाएगा, या जैसा क्वेश्चन की लैंग्वेज में दिया गया है एट द एंड ऑफ द सीजन, वहां ग्रोथ उनकी नहीं होती और उस पॉपुलेशन में ही डिसअपीयरेंस आ जाता है। तो ये डिसअपीयरेंस कब पॉसिबल है? जैसे मान लो यहां ये लिख के देता एट द एंड ऑफ सीजन, या एकदम से वो जो पॉपुलेशन है वो डिस्ट्रॉय हो जाती, खत्म हो जाती है। तो इस केस में हम क्या कह सकते थे कि ये ग्रोथ जो है वो जे में चल रही थी और अचानक जो है स्टॉप हो गई या रुक गई। जैसे मैं कह दूं इकोसिस्टम ही कोलैप्स हो गया, वो नेचुरल हैबिटेट जो है वो पूरी तरीके से परफेक्टली कोलैप्स हो गई। और इस कोलैप्सिंग कंडीशन में जो ग्रोथ है, ये ग्रोथ क्या थी? लैग हुई और लॉग हुई, उसके बाद में स्टेशनरी में ये नहीं जा पाई। जबकि यहां आप देख रहे हैं कि एट द एंड ऑफ सीजन ये किस में जा रही है? स्टेशनरी फेज में जा रही है। ठीक है, तो अगर सडन डैमेज होता, इकोसिस्टम कोलैप्स होता या सडन डिसअपीयरेंस आता, तब तो आप ये कहेंगे कि जब तक ग्रोथ उसमें हो रही थी तब तक कौन से पैटर्न की ग्रोथ थी? एक्सपोनेंशियल पैटर्न की। लेकिन एट द एंड ऑफ सीजन डिसअपीयरेंस में गई है, इसका मतलब स्लो डाउन होते हुए डिसअपीयरेंस में गई है। लैग स्लो इनिशिएशन, फिर पॉजिटिवली एक्सीलरेट ये हुआ, और अब आप इस पॉइंट पे कह सकते हैं कि ये जो ग्रोथ है ये हुई है नेगेटिवली एक्सीलरेट। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन कब हो सकता है? ऑप्शंस पढ़ रहा हूं मैं। द पॉपुलेशन ऑफ इट्स प्रीडेटर्स इंक्रीज एनॉर्मसली। पॉपुलेशन जो है
इसके प्रीडेटर्स जो है वो एनॉर्मसली इंक्रीज करते हैं। जब एक्सप्लोजिव ग्रोथ हो रही है और वो कह रहा है डिसअपीयरेंस आ जाता है लास्ट में, तो प्रीडेटर्स तो इतना उसको कंज्यूम नहीं कर सकते क्योंकि नंबर उनका काफी ज्यादा है। फिर कह रहा है एस शेप्ड और सिग्मॉइड ग्रोथ ऑफ दिस इंसेक्ट। एस शेप कर्व और सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व ये आपके सामने है स्टूडेंट्स। अगर ऐसा ग्रोथ कर्व आता है तो इसका मतलब ये हुआ कि तेजी से इंक्रीज आने के बाद वो स्लो डाउन हो रही है, ठीक है। फिर कह रहा है द फूड प्लांट्स मैच्योर एंड डाई एट द एंड ऑफ द रेनी सीजन। फूड प्लांट्स जो इन इंसेक्ट्स का क्या हो सकते थे, फूड मटेरियल हो सकते थे या न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट हो सकते थे, उनके लिए वो कह रहा है कि वो काफी ज्यादा ग्रो करते हैं और एट द एंड ऑफ सीजन वो क्या हो जाते हैं, डाई हो जाते हैं। क्या ये रीजन हो सकता है? फिर कह रहा है इट्स पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व ऑफ जे टाइप, ठीक है। तो जब इसमें पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही थी तब आप ये कह सकते हैं एग्जैक्टली स्टूडेंट्स, ये जे टाइप का ग्रोथ जो होगा, सॉरी, जे उसको ये रिप्रेजेंट करेगा। तो एक्सप्लोजिव इंक्रीज है, सडन डिसअपीयरेंस है, तब आप ये कहेंगे ग्रोथ पैटर्न जे है, और स्लो डाउन होते हुए खत्म हुआ है तो आपके पास आंसर एस है। क्लियर? फिर देखिए स्टूडेंट्स, एक जनरल रेफरेंस का क्वेश्चन दिया है जिसमें आपको कह रहा है फिगर गिवन बिलो इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेस्पॉन्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू एबायोटिक फैक्टर्स, और रेस्पॉन्स टू ऑर्गेनिज्म या रेस्पॉन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म टू एबायोटिक फैक्टर्स, क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी। और ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें बताया गया है, ये देखिए एक तरफ कर्व प्लॉट किया गया, इंटरनल एनवायरनमेंट या इंटरनल लेवल, और ये है एक्सटर्नल लेवल। क्लियर? तो देखो यहां कंडीशंस आपको दे रखी हैं, इसको लिखा है ए, ये जो कंडीशन है बच्चों इसको लिखा है बी, और ये एक जो कंडीशन है इसको लिखा गया है सी। तो ये किसको इंडिकेट करते हैं ये आप जानते हैं, इट इज द ग्राफ और डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन दैट रिप्रेजेंट द रेस्पॉन्स ऑफ एनवायरमेंट, रेस्पॉन्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू ए बायोटिक फैक्टर और द एनवायरमेंट। तो देखिए एक्सटर्नल लेवल बढ़ने के साथ साथ इंटरनल लेवल जो है वो कॉन्स्टेंटली मेंटेन रहता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये टेम्परेचर हम कह रहे हैं, ह्यूमन की बात हम कर रहे हैं, 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेंटेन था। तो एक्सटर्नल टेम्परेचर अगर आप बढ़ा भी दें या बढ़ भी गया, कंटिन्यूसली बढ़ने के बावजूद भी आप ये देखेंगे कि जो इंटरनल लेवल है वो एक कांस्टेंट पे मेंटेन रहता है। तो जो ए होगा वो यहां रिप्रेजेंट करेगा रेगुलेटर को, और इसको आप कहेंगे होम्योस्टैटिक रेगुलेटर, ठीक है। उसके बाद अगर देखें आप बी, तो ये होम्योस्टैटिक रेगुलेटर के बाद आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे इंटरनल जो टेम्परेचर है जैसे जैसे एक्सटर्नल बढ़ रहा है उसके साथ साथ इंक्रीज में आ रहा है। तो ये जो बी होंगे ये कॉन्फॉर्मर्स होंगे, कॉन्फॉर्मर्स ये रेगुलेट नहीं कर पाएंगे। और स्टूडेंट सी को अगर आप देखेंगे तो सी में आपको देखने को ये मिलेगा एग्जैक्टली ये पार्शियल रेगुलेटर है, ये है पार्शियल रेगुलेटर्स। क्लियर? तो देखो ये ग्राफ आपको दे रखा था, होम्योस्टेसिस जब हमने डिस्कस किया, रेस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर जब हमने डिस्कस किया तो काफी डिटेल में हमने बात कर रखी है। यहां ए रेगुलेटर्स को रिप्रेजेंट करेगा, बी रिप्रेजेंट करेगा कॉन्फॉर्मर्स को, और सी रिप्रेजेंट करेगा पार्शियल रेगुलेटर्स को। उसके बाद दे रखा क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएटली डिफाइंड? होस्ट इज एन ऑर्गेनिज्म विच प्रोवाइड फूड टू अनदर ऑर्गेनिज्म। बिल्कुल, होस्ट जो ऑर्गेनिज्म एक है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को फूड प्रोवाइड करवा सकता है, लेकिन इससे ज्यादा बेटर आप ये कह सकते हैं होस्ट अकमेंडेशंस प्रोवाइड करवाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आप कहेंगे जो होस्ट को डिफाइन करने की बात है, होस्ट क्या है? होस्ट के साथ रिलेशनशिप जब भी आप देखते हैं तो आप पैरासाइट का देखेंगे, और पैरासिटिक रिलेशनशिप में आप ये कहते हैं कि किसी भी पैरासिटिक जो कंडीशन है या पैरासिटिक जो रिलेशनशिप है, इस पैरासिटिक रिलेशनशिप और कंडीशन में आप ये कहते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म या लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में अगर किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर या बॉडी में इन और ऑन अपने लाइफ स्पैन का कोई एक स्पेसिफिक टाइम, एक डेफिनेट टाइम या कंप्लीट लाइफ स्पैन उस पर स्पेंड करता हो, तो उस कंडीशन में वो जो है होस्ट को हार्म करेगा, और वो जो है क्या होगा? पैरासाइट। ठीक है, तो यहां जो दे रखा है कि जो होस्ट है, ये होस्ट अपने आप में एक ऑर्गेनिज्म होता है जो फूड प्रोवाइड करता है दूसरे ऑर्गेनिज्म को, डेफिनेटली न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन उसका एक स्पेसिफिक प्रोटोकॉल जो मैंने बोला वो होगा। फिर कह रहा है एमेंसेलिज विद रिलेशनशिप इन विच वन स्पीसीज इज बेनिफिटेड वेयर एज द अदर इज अनअफेक्टेड। एमेंसेलिज में स्टूडेंट्स आप जानते हैं
ये नेगेटिव और जीरो का रेफरेंस होता है तो बेनिफिटेड तो बिल्कुल यहां नहीं हो सकता, तो स्टेटमेंट सेकंड जो है या सेकंड ऑप्शन जो है वो यहां इनकरेक्ट हुआ। थर्ड लिखा है प्रीडेटर इज एन ऑर्गेनिज्म दैट कैच एंड किल अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड। बिल्कुल स्टूडेंट्स, प्रीडेशन की जो एक्टिविटी होती है, इस प्रीडेशन के लिए जो प्रोटोकॉल है, डिफाइनिंग प्रोटोकॉल, वो मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था। ये होगा ऑलवेज कॉट, किल एंड ईट। ये आप कहेंगे क्या होगा? कॉट, किल एंड ईट। तो प्रीडेशन के लिए ये परफेक्ट लिखा है। फिर लिखा है पैरासाइट इज एन ऑर्गेनिज्म व्हिच ऑलवेज लिव्स इनसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड मे किल इट। डेफिनेटली जो पैरासाइट है वो अपने होस्ट को किल कर सकता है, उसको बुरी तरीके से हार्म कर सकता है, लेकिन सिर्फ जो है वो इनसाइड ही वो सर्वाइव नहीं करता। मैंने अभी कंडीशन बोली थी, इन और ऑन द बॉडी ऑफ होस्ट फॉर ए डेफिनेट टाइम पीरियड, फॉर ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड और फॉर होल लाइफ टाइम पीरियड। होल लाइफ के लिए भी वहां उसके ऊपर वो सर्वाइव कर सकता है। तो इस तरीके से आपके पास जो बेस्ट डिफाइंड स्टेटमेंट है वो किसका मिलेगा आपको? इसमें ऑप्शन थर्ड, प्रीडेशन। नेक्स्ट मैं डिस्कस कर रहा हूं स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच टू फॉलोइंग चेंज ए टू डी, कुछ चेंजेस लिख के दिए हमें, यूजुअली टेंड टू अकर इन द प्लेन्स ड्वेलर्स व्हेन दे मूव टू हाई एल्टीट्यूड। और हाई एल्टीट्यूड में दे रखा है 3500 मीटर और मोर। हाई एल्टीट्यूड या 3500 मीटर और मोर, अगर इस ऊंचाई पे जाते हैं या इस हाइट पे जाते हैं या इससे भी ज्यादा की हाइट पे अगर आप जाते हैं, तो वो कह रहा है कि क्या चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। वो कह रहा है इंक्रीज इन द रेड ब्लड साइज, इंक्रीज इन रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन, डेफिनेटली रेड ब्लड सेल के प्रोडक्शन में इंक्रीज आएगा, साइज में इंक्रीज आए जरूरी नहीं है। इंक्रीज ब्रीदिंग रेट, डेफिनेटली ब्रीदिंग रेट इंक्रीज होगी। इंक्रीज इन द थर्मोबाइसाइट काउंट, थर्मोसाइट काउंट नहीं, कोई जरूरी नहीं है। तो आपके पास बी और सी जो है वो दोनों ऐसे ऑप्शन हो गए जो आपको एल्टीट्यूड सिकनेस से ओवरकम करवा देंगे। इंक्रीज इन द रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन एंड इंक्रीज इन द ब्रीदिंग रेट। तो ये जो स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपको दे रखा है, ये एडेप्टेशन में आपने पढ़ा है एल्टीट्यूड सिकनेस। जो एल्टीट्यूड सिकनेस है हाइट पे ये आती है, इस एल्टीट्यूड सिकनेस से ओवरकम करने के लिए जो फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन है, उस फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन में आपको कहा गया आरबीसी का काउंट बढ़ जाएगा और ब्रीदिंग रेट जो है वो क्या हो जाएगी? फास्ट। क्लियर? अगले पे चलते हैं। देखिए यहां एक आपको पिरामिड दे दिया गया और इस पिरामिड को मैं अगर देखूं तो ये बेल शेप पिरामिड बेसिकली मुझे यहां दिखाई दे रहा है। बेल शेप पिरामिड ये था। इसमें कहा गया प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव। व्हाट टाइप ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग एज पिरामिड। इस पिरामिड के थ्रू कौन सी पॉपुलेशन जो है वो आप एक्सपेक्ट करते हैं? जिसमें देखिए पहले बॉटम जो है वो काफी कम था, इवन थोड़ा सा और आप इसको रिड्यूस कर सकते हैं। बॉटम कम दिखाया गया है स्टूडेंट्स, और ये जो है ये ज्यादा दिखाया गया है, ये पोस्ट रिप्रोडक्टिव। तो आप क्या कहेंगे? आप जानते हैं अर्न शेप जो होता है वो डिक्लाइनिंग को रिप्रेजेंट करता है, जो बेल शेप होता है वो स्टेबल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, और जो एक्सपेंडिंग होता है ये एक्सपेंडिंग रिप्रेजेंट करता है एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन को। तो यहां ह्यूमन के केस में हम एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन कह सकते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन प्री रिप्रोडक्टिव का नंबर हमें काफी कम दे रखा है, इसलिए हम इस प्री रिप्रोडक्टिव को ध्यान में रखते हुए इस बात को भी क्लियर कर सकते हैं कि प्री रिप्रोडक्टिव का नंबर जब काफी कम दे रखा है आपको, तो ये जो केस है वो कहां से कहां शिफ्ट हो रहा है? बेल शेप पिरामिड से ये अर्न शेप पिरामिड पे शिफ्ट हो रहा है, और इस कंडीशन में आप ये कहेंगे पॉपुलेशन में क्या आ जाएगा? डिक्लाइन। अगर परफेक्टली ये बेल शेप्ड होता, बेल शेप्ड का कैरेक्टराइजेशन क्या होता है आप जानते हैं, प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स और जो रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स हैं उनका काउंट ऑलमोस्ट वहां सेम होता है। एक्सपेंडिंग में प्री रिप्रोडक्टिव ज्यादा होते हैं, रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स जो हैं वो कंपैरेटिवली कम होते हैं, तो डिक्लाइन नहीं आएगा, क्योंकि जो प्री रिप्रोडक्टिव होंगे वो आने वाले टाइम में रिप्रोडक्टिव हो जाएंगे। तो ये जो पिरामिड आपको बेल से अर्न की तरफ शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रहा है, इसको आप कहेंगे डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन को इंडिकेट करता है। बहुत सीधा तरीका है, जो भी पिरामिड आपको बना के दे उसका टॉप टू बॉटम आप मिला लें, और ऐसा अगर आप करेंगे तो आपके पास एक परफेक्ट शेप आ जाएगी। अगला स्टूडेंट्स एक कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, द लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ इज एक्सप्रेस्ड बाय। लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ किसके थ्रू एक्सप्रेस की जाती है? तो आपने जो लॉजिस्टिक पैटर्न है और एक्सपोनेंशियल पैटर्न है दोनों पढ़ रखे हैं। देखिए लॉजिस्टिक ग्रोथ जहां होती है तो आपने कहा था चेंज दैट इज द dn अपॉन dt इज इक्वल्स टू rn, लेकिन इस पर एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस अप्लाई होता है दैट इज द k माइनस n अपॉन
के, ये है k माइनस एन अपॉन के। इट इज द रेजिस्टेंस ओवर द बायोटिक पोटेंशियल। जो बढ़ने की रेट है, जो पॉपुलेशन की इंक्रीजिंग रेट है, उस पर आप ये कहते हैं कि ये जो बायोटिक पोटेंशियल जो होता है उस पर ये एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस अप्लाई हो जाता है। इसलिए लॉजिस्टिक कर्व जो है वो फाइनली सिग्मॉइड में टर्मिनेट हो जाता है। जबकि एक्सपोनेंशियल में अगर आप देखेंगे तो एक्सपोनेंशियल के लिए आप लिखेंगे वो होगा dn अपॉन dt इज इक्वल्स टू rn। तो ओबीएस स्टूडेंट्स यहां आपके पास आंसर आ जाएगा dn अपॉन dt इज इक्वल्स टू rn k माइनस n अपॉन k। कस्कूटा इन एग्जाम्पल ऑफ, देखिए कस्कूटा ये भी हमने डिस्कस किया था। कस्कूटा को अमरबेल कहते हैं आप, ठीक है। क्लोरोफिल कंप्लीटली ये लैक करता है और ये जो कस्कूटा है ये कंप्लीट पैरासाइट है। बच्चों आप ध्यान रखें, ये है कंप्लीट पैरासाइट और जो कस्कूटा कंप्लीट पैरासाइट है ये कंप्लीट पैरासाइट होगा प्लांट्स में। तो यहां आपसे पूछा गया है ये क्या है कस्कूटा, यहां तो सीधा लिख के दिया है कस्कूटा इज एग्जांपल ऑफ प्रीडेशन, एंडोपैरासाइट, एक्टोपैरासाइट, ब्रूड पैरासिटिज। ये कंप्लीट पैरासाइट है, प्लांट को कवर करता है, तो ऑब्वियस है ये सरफेस पर प्रेजेंट होगा, तो इसको यहां काउंट किया गया है एक्टोपैरासाइट। इसको क्या काउंट किया गया है? एक्टोपैरासाइट। क्लियर? देखिए नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं। A biologist studied the population of rat in the barn. He found that the average natality was 250. ठीक है, एवरेज मोर्टिलिटी 240, इमिग्रेशन 20 एंड एमिग्रेशन 30, द नेट इंक्रीज इन द पॉपुलेशन। तो नेट इंक्रीज पॉपुलेशन का आपको काउंट करना है। और देखिए क्या दे रखा है डेटा आपको कि बायोलॉजिस्ट ने एक देखा कि एवरेज नेटिलिटी जो था वो 250 था। तो R इज इक्वल्स टू B माइनस D, स्टूडेंट्स आप पढ़ते हैं R इज इक्वल्स टू B माइनस D। तो ये तो अगर आप देखें तो बर्थ रेट तो यहां कह रहा है 250, ठीक है, और डेथ कह रहा है 240। तो एग्जैक्टली आप ये कह सकते हैं एग्जैक्ट इंक्रीज जो है वो कितना आया 10। फिर कह रहा है इमिग्रेशन 20 एंड एमिग्रेशन 30। अंदर जो आए इंक्रीज हुए वो 10 थे, लेकिन जो चले गए, सॉरी 20 थे, 20 थे, लेकिन जो चले गए वो 30 थे। तो एग्जैक्टली 10 का लॉस हो गया, और 10 का लॉस हो गया तो उस लॉस को हम कहां से बैलेंस कर रहे हैं? इससे बैलेंस कर सकते हैं कि जो R था उसका वैल्यू 10 है, और एमिग्रेशन का जो डिफरेंस है, मतलब एमिग्रेशन जो है वो डोमिनेट कर रहा है, 10 ज्यादा जा रहे हैं, 10 इंडिविजुअल पॉपुलेशन से बाहर चले जा रहे हैं, तो ऑब्वियस है जो 10 कम हुए वो यहां जो बर्थ रेट है उससे हम बैलेंस कर देंगे। तो इस केस में हम ये कह देंगे कि जो नेट इंक्रीज इस पॉपुलेशन में होगा वो क्या हो जाएगा? 0। नीट 2013 में स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन पूछा गया था। फिर है लीव्स बिकम मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स। देखिए लीव्स जो हैं वो स्पाइन्स में मॉडिफाइड हो जाती हैं, और ये जो स्पाइन्स की प्रेजेंस है ये आपको मिलेगी स्टूडेंट्स इस तरीके से, ये स्पाइन्स आपको मिलेंगे, और ये स्पाइन्स हैं अपुंसिया में। अपुंसिया लीव्स जो हैं वो स्पाइन्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, और यहां जो स्टेम है वो फ्लैटेंड ग्रीन स्ट्रक्चर में अपीयर होता है। जो फ्लैटेंड ग्रीन स्ट्रक्चर है वो फोटोसिंथेटिक होगी, लीफ जैसा दिखाई देता है, बट एग्जैक्टली ये क्या होता है? स्टेम। तो आपको ऑप्शन दे रखा है कैक्टस, सीट्रस, रोज एंड पिस्टिन। तो ऑब्वियस है कैक्टस हम यहां कह सकते हैं। आरपीएमटी का क्वेश्चन है ये, ओपनसिया मैंने एक एग्जांपल बताया, कैक्टस में भी ऐसा होगा। फिर कह रहा है जस्ट ए पर्सन मूविंग फ्रॉम दिल्ली टू शिमला टू एस्केप द हीट फ्रॉम द ड्यूरेशन ऑफ द हॉट समर। गर्मी के दिनों में, हॉट समर के टाइम में एक पर्सन जो है, मतलब कोई आप जो है या कोई भी मान लीजिए दिल्ली से शिमला चला जाता है, तो इस कंडीशन में वो क्या कर रहा है? जो वहां हीट है, गर्मी है, उसको एस्केप करने के लिए, उस टाइम ड्यूरेशन को एस्केप करने के लिए वो ऐसा करता है। फिर कह रहा है स्टूडेंट्स थाउजेंड्स ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स फ्रॉम साइबेरिया एंड अदर एक्सट्रीमली कोल्ड नॉर्दर्न रीजन मूव्स टू। AIPMT 14 में पूछा था, तो आपको ये पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, केलादेव नेशनल पार्क भरतपुर राजस्थान जो है, वहां बहुत सारे बर्ड्स जो साइबेरियन बर्ड्स हैं वो स्पेसिफिकली कोल्डर क्लाइमेटिक रीजन से वार्मर क्लाइमेटिक रीजन में, मतलब लेस हॉस्पिटेबल एरिया टू मोर हॉस्पिटेबल एरिया जो है वो क्या हो जाते हैं? शिफ्ट हो जाते हैं। तो लेस हॉस्पिटेबल एरिया से मोर हॉस्पिटेबल एरिया में उनका शिफ्ट होना माइग्रेशन को इंडिकेट करता है। तो आपके पास आंसर हो जाएगा केलादेव नेशनल पार्क। उसके बाद देखिए AIPMT 15 में सॉरी एक अच्छा क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 14 में डिस्कस कर रहा हूं, और यह ग्राफिकल प्रेजेंटेशन आपको दे रखा था। इस ग्राफ को मैं बनाता हूं, ग्राफ के बाद आगे बात करते हैं। तो देखिए जो ग्राफ था स्टूडेंट्स, ये ग्राफ क्या था? पॉपुलेशन की ग्रोथ से रिलेटेड ही क्वेश्चन ये पूछा गया था, लेकिन इसमें
थोड़ा सा अच्छा डिस्कस करने वाला है। एक तरफ नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म और दूसरी तरफ टाइम के साथ उसको प्लॉट किया है। ये नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म्स, ये एग्जैक्टली साइज ही है। नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म्स साइज ही है, ठीक है। और दूसरी तरफ ये जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है या ग्राफ है, ये टाइम टी के साथ है। यहां स्टूडेंट्स दे रखा है कि जो पॉपुलेशन बी है, ये पॉपुलेशन बी का स्टेटस ऐसा है, जबकि पॉपुलेशन ए का स्टेटस कुछ ऐसा है। ये पॉपुलेशन ए है, ये पॉपुलेशन बी है। ग्राफ को आप ऑब्जर्व करें और उसके बाद में जो इंटरप्रिटेशन है उनको मैं पढ़ता हूं। देखिए इंटरेस्टिंग है। The following graph depicts the change in the two population A and B of the herbivores in a grassy field। तो A और B जो population है, सबसे पहली बात तो आप कहेंगे A and B population are the population of herbivores, ठीक है। ये herbivores कहां है? ग्रासी फील्ड में एग्जैक्टली एग्जिस्ट कर रही हैं। तो इस केस में देखिए पॉपुलेशन ए और बी जो ग्रासी फील्ड में एग्जिस्ट करनी है, उनमें ये चेंज आता है। पॉपुलेशन ए कंज्यूम द मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन बी। अगर पॉपुलेशन ए पॉपुलेशन बी के मेंबर्स को कंज्यूम कर गई होती तो देखो पॉपुलेशन बी जो है इसका स्टेटस ये होना चाहिए था, इसमें शार्प डिक्रीज आना चाहिए था, ये डिक्लाइन में जानी चाहिए थी, जबकि पॉपुलेशन बी तो इंक्रीज कर रही है। तो इसका मतलब फर्स्ट इंटरप्रिटेशन यहां जो है वो स्टूडेंट्स गलत हो जाती है। फिर कह रहा है बोथ पॉपुलेशन इन दिस हैबिटेट डिक्रीज्ड, दोनों डिक्रीज नहीं हुई है। आप ये देखिए बी इंक्रीज हुआ है, जबकि ए जो है वो क्या हुआ है? डिक्रीज, और बी हुआ है इंक्रीज। मैंने ये जो एरो लगाए हैं वो बी के इंक्रीज को शो कर रहा है, ए के डिक्रीज को शो कर रहा है। फिर कह रहा है आपको पॉपुलेशन बी कॉम्पिटेड मोर सक्सेसफुली फॉर फूड देन पॉपुलेशन ए। पॉपुलेशन बी जो है दैट कॉम्पीट मोर सक्सेसफुली, हर्बीवोर्स हैं दोनों, आपको कह रहा है, और दोनों हर्बीवोर्स हैं, दोनों ही घास खाते हैं, वेजिटेशंस को यूटिलाइज करते हैं, तो ऑब्वियस है प्रीडेशन की पॉसिबिलिटी यहाँ काफी कम है। तो पॉपुलेशन बी ने जो है वो फूड मटेरियल के लिए, या फिर आप कह सकते हैं जो न्यूट्रिशन सप्लीमेंट और फूड मटेरियल की अवेलेबिलिटी थी उसके लिए सक्सेसफुली कॉम्पीट किया है एज कंपेयर टू द पॉपुलेशन ए। स्टेटमेंट मुझे स्टूडेंट्स यहाँ सही दिखाई देता है, लेकिन फोर्थ और पढ़ लेता हूं। पॉपुलेशन ए प्रोड्यूस्ड मोर ऑफस्प्रिंग देन द पॉपुलेशन बी। पॉपुलेशन ए प्रोड्यूस्ड मोर ऑफस्प्रिंग, पॉपुलेशन ए ने बहुत सारे ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर दिए होंगे। एक पॉसिबिलिटी बनती है, ये फोर्थ ऑप्शन पे आप विचार कर सकते हैं थोड़ा, कि पॉपुलेशन ए ने बहुत सारे इंडिविजुअल्स अगर प्रोड्यूस कर दिए होते तो डेफिनेटली ये नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म आप कह रहे हैं, देखो ये है। अब अगर बहुत सारे इंडिविजुअल्स अगर यहां ये प्रोड्यूस कर देता तो कौन सा कॉम्पिटिशन बढ़ता? इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन। और इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन से डेफिनेटली आप ये कह सकते हैं ये क्या हो सकता था? कॉम्पीट आउट हो सकता था, अपने आप में बाहर आ जाता, क्योंकि इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन में रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट जो है वो बढ़ती, और रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट बढ़ती तो ये सीवियर होता और पॉपुलेशन जो ए है उसका स्टेटस गिरता। लेकिन पॉपुलेशन ए का स्टेटस गिरने का रीजन क्या है? पॉपुलेशन ए का स्टेटस गिरने का रीजन क्या है? पॉपुलेशन ए का स्टेटस गिरने का रीजन पॉपुलेशन बी के सक्सेसफुली कॉम्पीट करने से है। अब वो क्यों है? क्योंकि देखो कंडीशन आपने ये दे रखी है, आपको दे रखी है पहले से, आपने डिस्कस की है कि जो ग्रासी फील्ड है उसमें दोनों हर्बीवोर्स यहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब फूड मटेरियल की अवेलेबिलिटी तो दोनों के लिए इक्वल है। अब इसके इंडिविजुअल्स ज्यादा अगर बढ़ गए तो ऑब्वियस है इनकी फूड हैबिटेट जब सेम है तो इंपैक्ट बी पे भी आना चाहिए था, लेकिन बी के बजाय इंपैक्ट किस पे आ रहा है? सिर्फ आप कह रहे हैं पॉपुलेशन ए पे आ रहा है। इसलिए स्टूडेंट्स ये जो आपको कंडीशन दे रखी है, इस कंडीशन में आपका आंसर यहां हो जाएगा कि पॉपुलेशन बी जो है दैट कॉम्पीट सक्सेसफुली फॉर फ्रॉम द पॉपुलेशन ए। क्लियर? नेक्स्ट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरेक्शंस बोथ पार्टनर्स आर एडवर्सली अफेक्टेड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 ये कह रहा है कौन से रिलेशनशिप में जो दोनों पार्टनर हैं वो एडवर्सली अफेक्ट होते हैं। पैरासिटिज्म, डेफिनेटली पैरासिटिज्म जो है उसमें आप जानते हैं जो पैरासाइट होगा उसको बेनिफिट होगा, तो पैरासिटिज्म को आप मेंशन करते हैं माइनस एंड प्लस। जो होस्ट है वो हार्म्ड होगा और जो पैरासाइट है वो बेनिफिटेड होगा। उसके बाद में म्यूचुअलिज्म, स्टूडेंट्स म्यूचुअलिज्म में दोनों प्लस प्लस कंसर्न होते हैं। म्यूचुअल एसोसिएशन जो ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप है। कंपटीशन एंड प्रीडेशन, डेफिनेटली जो कंपटीशन है
इस कंपटीशन में आप कहेंगे दिस कंपटीशन इज कंप्लीटली डेट्रीमेंटल इंटरेक्शन, और कंप्लीटली इसको डेट्रीमेंटल कहा गया, क्या लॉजिक है इसके पीछे? तो आप ये कहेंगे डेट्रीमेंटल इसलिए कहा जा रहा है बिकॉज बोथ इंडिविजुअल्स और बोथ पार्टनर्स विल बी हार्म्ड। उसके बाद स्टूडेंट्स कह रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेम मॉडिफाइड इनटू फ्लैट ग्रीन ऑर्गन्स परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ लीव्स आर नॉन एज। तो स्पेसिफिकली यहां देखिए एक कंडीशन मैंने आपसे डिस्कस की थी, और ये कंडीशन क्या थी? आप ये कह रहे थे जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स बनती हैं, ये इस तरीके से अपोन्सिया एक एग्जांपल आप देख रहे थे, और आप इसमें कह रहे थे लीव्स जो है वो स्पाइन्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, और ये फ्लैटेंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो होती है ये बेसिकली स्टेम होता है, फ्लैटेंड लीफ लाइक। ठीक है, तो फ्लैटेंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो है वो स्टेम है, और ये जो स्टेम है ये फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी रिप्रेजेंट कर रहा है। स्टेम लाइक है, फ्लैटेंड लीफ लाइक ये अपीयरेंस में आता है। ठीक है, लीव्स जो है वो स्टूडेंट्स कन्वर्ट हो जाती है स्पाइन्स में, और इस मॉडिफिकेशन को आप कहते हैं, यहां देखिए ऑप्शंस दे रखे हैं, फाइलोक्लेड। क्लियर? फाइलोड, स्केल्स, क्लेडोड्स, और स्टूडेंट्स डेफिनेटली इसका आंसर आप कह देंगे, आपके पास आ जाएगा फाइलोक्लेड्स। ये जो बनते हैं इनको आप कहेंगे फाइलोक्लेड्स। क्लियर? नेक्स्ट है, गॉसे प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन states that competition for the same resources exclude the species having different fruit preference। देखिए गोसे का कॉम्पिटिटिव प्रिंसिपल क्या है? गोसे के अकॉर्डिंग आप ये देखिए, ये कहा जा रहा है जो दो इंडिविजुअल हैं जिनके बीच में कंपटीशन चल रहा है, अब आपने अभी डिस्कस किया था कंपटीशन में दोनों ही डेट्रीमेंटल कंडीशन में होते हैं, हार्म्ड कंडीशन में होते हैं। नो वन कैन सर्वाइव फॉर ए लॉन्गर ड्यूरेशन। गॉसे ऐसा कहते हैं कि जब कोई दो इंडिविजुअल इंटरेक्ट करेंगे, कंपटीशन में होंगे, तो एक लंबे टाइम पीरियड के लिए दोनों एक साथ सर्वाइव नहीं कर सकते, एक जो है वो डेफिनेटली कॉम्पीट आउट कर दिया जाएगा। तो कह रहा है कंपटीशन फॉर द सेम रिसोर्सेज एक्सक्लूड स्पीसीज हैविंग डिफरेंट फूड प्रेफरेंस। अब डिफरेंट फूड प्रेफरेंसेज होंगी तो क्यों कॉम्पीट आउट करेगा? सेम प्रेफरेंस होनी चाहिए। नो टू स्पीसीज कैन ऑक्यूपाई द सेम निके इनडेफिनेटली फॉर द सेम लिमिटिंग रिसोर्सेज। ये बिल्कुल ठीक बात कह रहा है। अगर दो ऑर्गेनिज्म हैं और उनकी रिक्वायरमेंट सेम है, या फिर आप ये कह सकते हैं बेसिकली जो सर्वाइवल से रिलेटेड स्पेसिफिकेशन है, जैसे निके अगर उनका सेम है, तो वो बहुत लंबे टाइम तक इस एग्जिस्टेंस में नहीं रह सकती हैं। फिर लार्जर ऑर्गेनिज्म एक्सक्लूड स्मॉलर, ऐसा कुछ भी नहीं है। मोर अबंडेंट स्पीसीज विल एक्सक्लूड द लेस अबंडेंट स्पीसीज, ऐसा भी नहीं है। मोर अबंडेंट होंगी तो उनके जाने की पॉसिबिलिटी पहले है, क्योंकि वहां इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन बढ़ सकते हैं। तो सेकंड आंसर आपके पास स्टूडेंट्स हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट डज द ग्रोथ रेट ऑफ ए पॉपुलेशन फॉलोइंग द लॉजिस्टिक मॉडल इक्वल्स टू 0। जबकि आपको दिया गया है, यहां देखिए ये कह रहा है dn/dt इज इक्वल्स टू Rn 1 - n/k, Rn, और फिर कह रहा है 1 - n/k। ये कंडीशन स्टूडेंट्स आपको दे रखी है, और वो कह रहा है कि ये जो लॉजिस्टिक पैटर्न है, ये लॉजिस्टिक ग्रोथ पैटर्न कब 0 हो सकता है, इसको 0 आप कब कर सकते हैं? तो देखिए जो n/k है, अगर इसका वैल्यू आप एग्जैक्ट 1 कर दें, इफ n/1 इज एग्जैक्टली 1, देन स्टूडेंट्स ये हो जाएगा dn/dt इज इक्वल्स टू Rn 1 - 1। सो एग्जैक्टली Rn ये होगा 0। अल्टीमेटली ये सब क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, ये 0 हो जाएगा। उसके बाद दिया है आपको, इफ प्लस साइन इज असाइन्ड फॉर द बेनिफिशियल इंटरेक्शन, क्लियर, साइन टू डेट्रीमेंटल, नेगेटिव साइन जो है वो डेट्रीमेंटल के लिए होता है, और 0 साइन जो है वो न्यूट्रल इंटरेक्शन के लिए होता है। देन द पॉपुलेशन इंटरेक्शन रिप्रेजेंट बाय प्लस माइनस रेफर्स टू, देखिए mn सेलिज दिया है, आप बच्चों जानते हैं mn सेलिज में माइनस और 0 होगा, कॉमन सेलिज में प्लस और 0 होगा। पैरासिटिज्म जो है, उस पैरासिटिज्म में आप जानते हैं एक प्लस होगा एक माइनस होगा, और म्यूचुअलिज्म में दोनों प्लस होंगे। तो यहाँ प्लस माइनस आपको देखना था, ओबीएस है। जो पैरासिटिज्म है, यहां अभी हम डिस्कस कर रहे थे, इस पैरासिटिज्म में प्लस माइनस से इंडिकेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ रहा हूं मैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, नीट 16 में पूछा गया। एज पिरामिड, बायोम, पार्थेनियम,
फिर दे रखा है पार्थेनियम जो है, इसको कह रहा है थ्रेट ऑफ द बायोडाइवर्सिटी डेफिनेटली स्ट्रेटिफिकेशन, पॉपुलेशन और एरेनकाइमा ओपेंसिया। देखिए ओपेंसिया में वाटर स्टोरेज टिश्यू होते हैं, एरेनकाइमा नहीं होगा। पार्थेनियम जो है वो थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी डेफिनेटली हो सकता है क्योंकि एक्सोटिक स्पीसीज है। स्ट्रेटिफिकेशन पॉपुलेशन का नहीं, कम्युनिटी का कैरेक्टर है। और इसी तरीके से एज पिरामिड जो है वो पॉपुलेशन का कैरेक्टर है, बायोम का नहीं है। 21 द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूजन वाज स्टेटेड बाय, तो अब सीधा कह सकते हैं जीएफ गोसे एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये है। एसिम्पटेट इन ए लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व इज ऑब्टेन्ड व्हेन, एसिम्पटेट कब हो जाएगा? तो देखो वही जो ग्रोथ कर्व हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं उसी की बात आप कर सकते हैं। ये एन और टी का कर्व एग्जैक्टली है और ये कह रहा है कि लैग, लोग और स्टेशनरी, तो ये फाइनली क्या हो जाता है, एक स्टेज में आके एसिम्पटेट हो जाता है। तो ये कब हो सकता है? जब एन के इक्विवेलेंट हो, k is equals to n, k greater than n, k less than n and the value of r approaches 0। तो obvious स्टूडेंट एसिम्पटेट होने का मतलब आप ये कहेंगे जो एनवायरमेंट की कैरिंग कैपेसिटी है, ये कैरिंग कैपेसिटी को अप्रोच अगर कर लिया गया हो तब डेफिनेटली ये जो कर्व है वो एसिम्पटेट हो जाएगा। एनसीईआरटी ने मेंशन किया है लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व का जो टॉप हमें ऑब्टेन होता है, जो स्टेशनरी फेज हमें ऑब्टेन होता है, उसके रेफरेंस में। नेक्स्ट, माइकोराइजा आर द एग्जांपल ऑफ, आप जानते हैं माइकोराइजा जो है वो रूट्स के साथ, रूट्स ऑफ द हायर प्लांट्स जो है उनके साथ फंगल एसोसिएशन है और ऑब्वियस है उसको हम कह सकते हैं म्यूचुअलिज। फिजिकल एसोसिएशन होता है, जैसे पाइनस सीड का एक एग्जांपल फिजियोलॉजी में हमें दिया है, पाइनस सीड्स कैन नॉट जर्मिनेट विदाउट द माइकोराइजा। तो कैन नॉट जर्मिनेट इसका मतलब है आपको कंडीशन दे दी, वो उसके बिना सर्वाइव ही नहीं कर सकते। सो डेफिनेटली स्टूडेंट्स दैट कंडीशन विल कॉल एज द म्यूचुअलिज। नेक्स्ट वन, निके क्या है? उससे पहले एक और क्वेश्चन है, प्लांट्स विच प्रोड्यूस कैरेक्टरिस्टिक न्यूमेटोफोर्स एंड शो विविपेरी, इंपॉर्टेंट है, विविपेरी शो करते हैं। विविपेरी मतलब जो मैटरनल है कंडीशन या जो पेरेंट प्लांट है उस पेरेंट प्लांट के साथ ही वो जर्मिनेट करके नेक्स्ट जनरेशन को रिप्रेजेंट करता हो, ये विविपेरस कंडीशन होती है। मैंग्रोव वेजिटेशन में स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं और आपको दे रखा है न्यूमेटोफोर्स, तो आपको मोर्फोलॉजी में भी न्यूमेटोफोर्स दिया है, ये आपके पास हो जाएगा मैंग्रोव वेजिटेशन, जिसमें बेसिकली हेलोफाइट्स ये होंगे साल्टी एरियाज में ग्रो करने वाले। तो जो न्यूमेटोफोर्स है इसके रेफरेंस में आपके पास आंसर हो जाएगा हेलोफाइट्स। ये क्या है? हेलोफाइट्स। फिर इसके बाद अगला है निके। निके क्या है? तो देखिए निके जो है वो एक अपने आप में बेस्ट फंक्शनल एरिया होता है, बेस्ट सुटेड फंक्शनल एरिया। अगर एक सेंटेंस में इसको मैं डिफाइन करूं, कोई भी ऑर्गेनिज्म जब नेचर में सर्वाइव कर रही है तो अपना बेस्ट सुटेड फंक्शनिंग कंडीशन कब वो रिप्रेजेंट कर सकती है, उसके लिए मोस्ट सुटेबल कंडीशन क्या हो सकती है, उसको आप निके कहते हैं। बेस्ट सुटेड फंक्शनल कंडीशन, जो बेस्ट सुटेड फंक्शनल कंडीशन है इसको स्टूडेंट्स आप कह सकते हैं ये होगा निके। क्लियर? कोई डाउट नहीं है। फिर इसके बाद देखिए अगला आपको कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 26 पे मैं आ जाता हूं। नेटिलिटी रेफर्स नंबर ऑफ इंडिविजुअल लिविंग द हैबिटेट, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एंटरिंग द हैबिटेट। देखिए नंबर ऑफ इंडिविजुअल लिविंग द हैबिटेट कहे जाते हैं, आपको पढ़ रखा है एमिग्रेंट्स, आपने पढ़ रखा है। आने वाले कहे जाते हैं इमिग्रेंट्स। बर्थ रेट ऑब्वियस है, नेटिलिटी जो है इस नेटिलिटी को आप रेफर करते हैं किससे? बर्थ रेट, नेटिलिटी। और इसके लिए स्पेसिफिकेशन बच्चों आपको पता होना चाहिए, ये जो बर्थ रेट और नेटिलिटी है, ये बर्थ रेट और नेटिलिटी जो है वो पर कैपिटा, ऑलवेज पर कैपिटा मेंशन की जाती है, पर कैपिटा। ठीक है? उसके बाद देखिए in a growing population of country, reproductive and pre-reproductive individuals are equal in the number। अब equal in the number होगा तब तो स्टेबल कर्व आ जाएगा। तो देखो इस तरीके से वो कह रहा है ग्रोइंग कंट्री में ये रिप्रोडक्टिव और प्री रिप्रोडक्टिव दोनों का नंबर इक्वल है तो एक स्टेबल पॉपुलेशन को ये इंडिकेट करेगा, जबकि वो ग्रोइंग हमें कह रहा है तो ऑब्वियस है वहां पॉपुलेशन का स्टेटस एक्सपेंडिंग होना चाहिए। तो प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स का नंबर जो है वो स्टूडेंट्स ज्यादा होना चाहिए। इसको मैं थोड़ा सा ट्रायंगुलर फॉर्म में जैसे ही बनाता हूं तो मेरे पास बेस ब्रॉड हो जाता है और वो बेस जो है वो प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? तो
ये ग्रोइंग पॉपुलेशन में आप कहेंगे प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स आर लेस देन रिप्रोडक्टिव, गलत बात है। रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स आर लेस देन द पोस्ट रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स, ये भी गलत बात है। प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स आर मोर देन द रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स, ये डेफिनेटली सही बात है। तब ग्रोथ पैटर्न या पिरामिड्स जो हैं वो एक्सपेंडिंग शो होंगे। 28. Which one of the following population interact is widely used in the medical sciences for the production of antibiotics? तो एंटीबायोटिक प्रोडक्शन में मैंने बायोलॉजिकल एंटागोनिस्ट भी आपके साथ डिस्कस किया था, और इसके लिए हम रिलेशनशिप डिस्कस करते हैं एम एन सेलिस, जिसमें आप लिखते हैं 0 एंड माइनस। ठीक है, एक कंप्लीटली अनअफेक्टेड है, जैसे आपने कहा पेनिसिलियम जो है, पेनिसिलिन ड्रग को सीक्रेट करता है, केमिकली रिलीज करता है, लेकिन वो उसके लिए नेचुरल है, उसका अपना एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, बहुत सारे माइक्रोब्स को वो किल कर सकता है। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स अगला आपको दे रखा है सेप्रोफाइट, पैरासाइट, लाइकेन और माइकोराइजा, इनको आपको कॉलम मैच करना है। तो देखिए सेप्रोफाइट्स आप जानते हैं क्या है, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर पर सर्वाइव करते हैं, तो आप ये कहेंगे लिविंग ऑन, इसमें देखिए डिकम्पोजिशन ऑफ द डेड ऑर्गेनिक मटेरियल, इसको हम सेप्रोफाइट में ले सकते हैं। फिर पैरासाइट हमें दे रखा है, पैरासाइट लिविंग ऑन द प्लांट और एनिमल्स हम कह सकते हैं। लाइकेंस आपको दे रखा है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है ये एल्गी और फंजाई का, और एक माइकोराइजा आपको दे रखा है, दैट इज द सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ द फंजाई विद प्लांट रूट्स। तो एक तरीके से ये स्टूडेंट्स जो चैप्टर फर्स्ट आपका ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, उसमें 2007-8 से लेकर 19 तक के क्वेश्चंस मैंने आपसे डिस्कस कर लिए हैं। कुछ और क्वेश्चंस जो इकोसिस्टम नेक्स्ट चैप्टर है